गुड इवनिंग कीर्ति। गुड इवनिंग आशीष। चलो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग पूजा। देखो शुरू करते हैं फिर। हाँ, सेशन को शुरू करते हैं। किया जाए। हाँ, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो पहले। कोई भी अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। गुड इवनिंग तनुश्री, गुड इवनिंग प्रियंका एंड आशीष। कोई भी डाउट है अगर आपके मन में तो पूछ सकते हो। जो भी डाउट है आप पूछ लो तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है। टॉपिक में पहले दो चीजों को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। बताइए भाई, एनीवन? नहीं है तो बोल भी दो, नहीं है कोई डाउट, आप आगे बढ़ो, प्रोसीड करो। ठीक है, बताइए। जल्दी करिए थोड़ा सा। और आज ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं लाए, 40 क्वेश्चन हैं ओवरऑल। ठीक है, क्योंकि सेशन बहुत बड़ा चला जाता है, बहुत सारे बच्चे लीव कर देते हैं, लाइव कर नहीं पाते हैं। और इस वजह से हम लोग आज 40 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक क्या होता है? ओके। मोस्ट स्टेबल एंड अनस्टेबल विटामिन। ओके, दो क्वेश्चन आ गए हमारे सामने। ठीक है। और पूछ लो आप लोग जो भी पूछना है। ठीक है। ये प्रीबायोटिक हो गया इस साइड में। ठीक है। इधर कर देते हैं प्रोबायोटिक को। ठीक है। क्लियर। हाँ, टीपीपी क्या होता है? थायामीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है। मोस्ट स्टेबल विटामिन कौन सा है? ठीक है, चलो। गुड इवनिंग आशमा। इन्वर्ट शुगर कहाँ पाई जाती है? इन्वर्ट शुगर देखो, हम लोग ना जब इन्वर्टेज एंजाइम का यूज करते हैं तो इन्वर्ट शुगर का प्रोडक्शन होता है। वैसे नेचुरली वो हनी के अंदर पाई जाती है। ठीक है प्रीति। ठीक है। एसेप्टिक पैकेजिंग सुनिधि। ओके ठीक है, इसको भी बता देते हैं। चलो पहले प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक क्लियर कर देते हैं। देखो प्रीबायोटिक जो होते हैं ना, ये आपके डाइटरी फाइबर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं भाई? डाइटरी फाइबर्स। सपोज दैट आपने कोई भी डाइटरी फाइबर को खाया। ठीक है। तो ये डाइटरी फाइबर आपके बॉडी में जाएंगे। अब डाइजेस्ट तो होते नहीं है डाइटरी फाइबर, क्योंकि इनके अंदर सेलुलोज या हेमी सेलुलोज वगैरह होता है। ठीक है। डाइजेस्ट ना होने पाने की वजह से ये आपके बॉडी में जाकर के फर्मेंट होते हैं। फर्मेंट होंगे। ठीक है। अब फर्मेंटेशन होता है तो जो आपके इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से उनकी लाइफ वहां पर एग्जिस्ट कर पाती है, क्योंकि इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा को खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब अगर आप ऐसी चीजों को खा रहे हो जो कि सारी चीजें आपके बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्ट हो जा रही हैं, तो उनके लिए क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं दैट वर्क एज अ फूड एंड शेल्टर। ठीक है। फॉर प्रोबायोटिक्स। जितना भी आपके डाइटरी फाइबर होते हैं वो सब प्रोबायोटिक्स की कैटेगरी, प्रीबायोटिक की कैटेगरी में आते हैं। प्रोबायोटिक्स को जीने के लिए, उनकी कॉलोनी को ग्रो करने के लिए, उनके लिए एज अ फूड भी वर्क करते हैं। ठीक है। कौन? प्रीबायोटिक। ठीक है। चलो प्रोबायोटिक पर आते हैं। प्रोबायोटिक आपके होते हैं लिविंग हेल्दी गट माइक्रोफ्लोरा। ठीक है। इनका भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो इनका एग्जांपल, सबसे प्यारा एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो आप दही खाते हो उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो एक टाइप का प्रोबायोटिक होता है। ये लिविंग है, ये तो लिविंग है नहीं, ये तो एज अ फूड वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपकी बॉडी में जाने के बाद आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करते हैं। ठीक है। बिफिडोबैक्टीरियम भी होता है, उसको भी नोट कर लो। ठीक है। और ज्यादातर कभी भी आप, ज्यादातर बिफिडोबैक्टीरियम। ठीक है। ज्यादातर क्या होता है कि जब हम डायरिया वगैरह से पीड़ित होते हैं ना, तो डॉक्टर्स हमें प्रोबायोटिक कैप्सूल या प्रोबायोटिक टैबलेट्स रिकमेंड करते हैं। तो कभी आप उनको पढ़ते होगे तो उसके ऊपर मेंशन भी रहता है लैक्टोबैसिलस बिफिडोबैक्टीरियम, यही दोनों मेन बैक्टीरिया वहां पर मेंशन रहते हैं। ठीक है। और भी होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस के भी कुछ होते हैं। ठीक है। याकूट, जी हाँ मोनिका, याकूट जो होता है इट इज अ काइंड ऑफ प्रोबायोटिक। ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ याकूट लिख सकते हो। ठीक है। स्पेलिंग एरर है आई थिंक। याकूट। ठीक है। या दही वगैरह में जो प्रेजेंट होते हैं उसको लिख सकते हो आप। ये क्लियर हुआ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक जिनका भी क्वेश्चन था? कहाँ गए आप? ढूंढना पड़ेगा। तनु, आपका क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है।
मैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। एसेप्टिक पैकेजिंग। एसेप्टिक पैकेजिंग जो होती है, या एसेप्सिस पहले देखते हैं क्या होता है। एसेप्सिस, ठीक है, ये होता है कीपिंग अवे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको किल कर दो पैक करने से पहले, ठीक है। जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबको किल कर दो, स्टरलाइजेशन कर दो, या वहां पर कोई ऐसे केमिकल्स का यूज करो जिससे कि स्टरलाइज हो जाए, ठीक है। ये हो गया आपका एसेप्सिस, ठीक है। एसेप्टिक पैकेजिंग को अभी उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। डेली आपने यूज किया हो, डेली तो नहीं बट कभी ना कभी यूज जरूर किया होगा, ठीक है। अब एसेप्टिक पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं पता है, जो आपका पैकेजिंग मटेरियल होता है, पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, प्लस जितने भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं जो फूड के टच में होते हैं, ठीक है, इन सब को आप करते हो स्टेरलाइज, ठीक है। कोई मुझे बताएगा एग्जांपल ऑफ एसेप्टिक पैकेजिंग? कोई मुझे बताएगा एग्जांपल ऑफ एसेप्टिक पैकेजिंग? याकूट इज सेफ फॉर डेली यूज सर बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन एंड गैस टू। नहीं, अगर ऐसे बीमारियों से आप सफर कर रहे हो, इंडाइजेशन है मतलब कोई भी चीज़ पच नहीं रही है आपको, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, तो इसके लिए आप डाइटरी फाइबर्स का यूज करो ना। कॉन्स्टिपेशन मतलब जो है कि आपका बॉवल मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, तो इसके लिए आप डाइटरी फाइबर का यूज करो, बेसिकली आप प्रीबायोटिक का कंजम्पशन करो, ठीक है। उसके बाद प्रोबायोटिक आप कंज्यूम करो, ठीक है। कैनिंग, वेरी गुड, हाँ, टेट्रा पैक, वही मैं बताने जा रहा था विकास, वेरी गुड, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पर देखो फ्रूटी वगैरह तो पिया होगा ना, फ्रूटी पिया होगा, माजा पिया होगा, जो टेट्रा पैक वाले आते हैं, ठीक है, वो सब एसेप्टिक पैकेजिंग है। कैनिंग भी एक टाइप की एसेप्टिक पैकेजिंग है, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पर टेट्रा पैक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन टेट्रा पैक से पूछता है भाई, देखो एसेप्टिक पैकेजिंग टेट्रा पैक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ठीक है। अब आप ये बताओ, टेट्रा पैक में हम जो लोग, हमारे सामने जो कार्डबोर्ड जैसा मटेरियल होता है उसको कैसे स्टरलाइज करते हैं? हर्मेटिकली सील्ड, मतलब वही कैनिंग वाला वाला हो गया ना विकास, कैनिंग उन्होंने बताया ना, तो कैनिंग वाला उसमें भी हो जाता है। कैनिंग लिख लेते हैं यहाँ पर। बताओ कैसे हम लोग उसको स्टरलाइज करते हैं, जो आपका टेट्रा पैक होता है या फिर जो कैंस होते हैं। हाँ, मिल्क, मिल्क को भी पीते हो ना, टेट्रा पैक में आता है। स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क जितना भी मार्केट में आता है सब टेट्रा पैक में आता है, ठीक है। बाकी नॉर्मल मिल्क तो आपका उसमें आता है, एसडीपी में आता है। S2O2, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंडस्ट्री से हो क्या आप विकास? इंडस्ट्री से हो क्या आप, मिल्क इंडस्ट्री? H2O2 जो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। बाई लेयरिंग ऑफ वैक्सेस मेड बैरियर इन कार्डबोर्ड, जी, वैक्सेस और ग्रीसी मटेरियल, अच्छा, ड्राई स्टरलाइजेशन, हाँ। तो H2O2 का यूज करते हैं। H2O2 जो होता है एक टाइप का एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उससे स्टरलाइज करते हैं। अब ये बताओ H2O2 से अगर हम इसको स्टरलाइज कर रहे हैं तो हम भी तो बीमार हो सकते हैं ना, उसके लिए क्या करते हैं भाई? H2O2 का कंजम्पशन हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए टॉक्सिक है। अगर आपके फ्रूटी में, माजा में, मिल्क में H2O2 आ गया तो हमारे लिए तो टॉक्सिक हो जाएगा। आपने क्या किया है कि उस पैकेजिंग मटेरियल को H2O2 में डिप कराया है या तो स्प्रे कराया है, तो हमारे लिए तो टॉक्सिक हो जाएगा, उससे कैसे बचेंगे? डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ओके, बताइए। अगर आप इंडस्ट्री में होगे तो इसका भी आंसर आप बता सकते हो। यूवी रेस यूज करते हैं पैकेजिंग मटेरियल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यूवी रेस को भी यूज में ला सकते हो, H2O2 को भी ला सकते हो, स्टरलाइजेशन के जितने मीडियम है किसी को भी यूज यूज में ला सकते हो, ठीक है। हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर भी आप चीजों को ऑटोक्लेव कर लो, वो भी स्टरलाइजेशन हो गया, ठीक है। यूवी यूज करते हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो H2O2 आपने यूज में लाया, टेट्रा पैक जो आपका होता है वो बेसिकली एक कागज नुमा होता है, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स रहती हैं,
एक पॉली लेयर होती है, एक एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, फिर पॉली लेयर होती है, फिर कागज होता है। तो बहुत सारे लेयर्स होते हैं, आपने पैकेजिंग में पढ़ा भी होगा, हो सकता है आप आगे चल के पढ़ो। वर्ड्स का हिंदी मीनिंग, ठीक है मैं बता रहा हूँ। टेट्रा पैक मतलब होता है जो आप जैसे फ्रूटी का पैकेट देखते हो ना, जो आप पीते हो, तो वो कागज जैसा दिखता है ना, उस कागज को फाड़ोगे तो पूरा जो मटेरियल निकल रहा है वही उसका पैकेजिंग मटेरियल है। हाँ, टोटल 6 लेयर्स होती हैं उसमें, ठीक है। अलग अलग टाइप की लेयर, आपको दो पॉली लेयर, 3 पॉली लेयर मिल जाती है, दो उसमें एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह मिल जाती है। तो ये बताओ कि उसको हमने डिप किया है S2O2 में, या तो उसके ऊपर स्प्रे किया है S2O2 का, तो हमारे बॉडी में भी तो आ जाएगा ना मिल्क के साथ, या जो हम फ्रूटी माजा वगैरह पी रहे हैं उसके साथ। उसके लिए क्या किया जाता है? बताइए। आपने इसका यूज कर लिया भाई, बेसिकली किया गया, सपोज दैट, देखो मैं दिखाता हूँ। ये आपके सामने ना, ये है वो टेट्रा पैक का कागज, ठीक है। आपको इसको टेट्रा पैक बनाना है, ठीक। आपने बेसिकली क्या किया कि इसको डिप कर दिया, S2O2 के अंदर डिप कर दिया, ठीक है, ताकि ये पूरी तरह से स्टेरलाइज हो जाए। अब आप इसको मोड़े, और मोड़ करके आपने एक टेट्रा पैक बना दिया। इसके अंदर आप स्ट्रॉ डाल के पीते हो, इसके अंदर फ्रूट जूस आ गया या मिल्क आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो S2O2 था उसको कैसे रिमूव किया आपने? चलो खैर, पैकेजिंग में पढ़ोगे आप। देखो, जो S2O2 से आपने डिप किया या स्प्रे किया ना, उसके बाद हम लोग हीट ट्रीटमेंट भी कराते हैं, ठीक है। और S2O2 होता है वोलाटाइल इन नेचर, ठीक, वो उड़ जाता है भाई। जब आप इस हाँ, जब आप इसको क्या किए हो, बेसिकली जब आप इसको डिप किए हो या स्प्रे किए हो, उसके बाद आप S2O2 में जब डिप किए उसको निकाले, तो उसको आप हीट ट्रीटमेंट भी कराते हो, ठीक है। गर्म हवा उसके ऊपर आप ब्लो कराते हो। तो जो गर्म हवा उसके ऊपर ब्लो करती है ना, उसकी वजह से S2O2 जितना भी उसमें होता है, उसका रेसिड्यूज जो होते हैं वो वोलाटाइल होते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पर टेट्रा पैक वगैरह हो गया, कैनिंग वगैरह हो गया, ये हो गया आपका एसेप्टिक पैकेजिंग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और आगे क्या था क्वेश्चन? मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल विटामिन, ठीक है। मोस्ट स्टेबल जो होता है आपका, ये होता है आपका विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी इज कंसीडर्ड एज मोस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल जो होता है आपका, ये होता है आपका विटामिन सी। क्लियर? ये हो गए आपके मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल विटामिन, ठीक है। अब कहीं कहीं कुछ बुक्स में ई भी कंसीडर किया जाता है, बट मोस्टली डी होता है, कभी कभी ई को भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। क्लियर? जूस विच हैज बीन हर्मेटिकली सील्ड, अच्छा ठीक है। ये आपके स्नैक्स की पैकेजिंग में क्या यूज करते हैं? स्नैक्स देखो, अलग अलग तरह के स्नैक्स होंगे तो अलग अलग तरह का पैकेजिंग मटेरियल यूज होगा, ठीक है। किसी में आपके पॉलीथाइलिन का यूज करते हैं, किसी में कार्डबोर्ड्स का भी यूज करते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स आते हैं उसमें, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था? B1 B7 सल्फर कंटेनिंग सिंथेसिस बाई माइक्रोफ्लोरा आर विटामिन K B3 B5 B12। हाँ ठीक है। विटामिन B1 से टीपीपी कोएंजाइम की तरह काम करता है, ये समझ नहीं आया। अच्छा, देखो कोएंजाइम्स के बारे में आप तब पढ़ोगे जब आप एंजाइम्स को पढ़ोगे, ठीक है। वहां आपको एंजाइम्स का रोल क्या होता है तब समझ में आ जाएगा। तो टीपीपी होता है थायामीन पायरोफॉस्फेट, जो कि एक्ट करता है एज अ को एंजाइम डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस में, ठीक है। को एंजाइम क्या होते हैं? जो एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को एनहांस करने का काम करते हैं, ठीक है। अ, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, यूनिट खत्म होने के बाद सबको कंबाइन करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। आपको ऑलरेडी पीडीएफ मिल जाता है इसका, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। समझ नहीं आया निकिता? क्या नहीं समझ में आया? प्रोविटामिन अखिलेश होता है जो प्रीकर्सर्स होते हैं, देखो प्रोविटामिन यहीं पर बता देते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं प्रीकर्सर्स, ठीक है। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आगे चल के कन्वर्ट हो जाते हैं विटामिन में। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो बीटा कैरोटीन है ना, बीटा कैरोटीन है, ये होता है आपका प्रोविटामिन ए, ठीक है। क्योंकि जब ये टूटेगा ना, तो ये रेटिनॉल के दो कंपाउंड में टूट के इसके मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, वही है।
विटामिन सी रिचेस्ट सोर्स गूसबेरी, हाँ। आपका इंडिया की अगर हम बात करें तो आंवला, और अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो बारबाडोस चेरी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। बिल्कुल। इसको करा भी चुके हैं एक दो आपके, आई थिंक लाइव सेशन में ही कराए थे। ठीक है, और क्वेश्चंस क्या थे? जो आपने लेयरिंग ऑफ वैक्सेस एंड ग्रीसी मटेरियल बताया था ना प्राची, अ, ये हम उस पे करते हैं, फ्रूट्स पे करते हैं जनरली, उसके रेस्पिरेशन को रोकने के लिए बेसिकली ये हमारा पर्पस होता है। ठीक है, जैसे आप देखते हो एप्पल वगैरह में करते हैं। ठीक है। क्लियर। रिटॉर्ड पैकेजिंग, बेसिकली देखो रिटॉर्ड पैकेजिंग तनु ये होता है कि जो आपका फ्लेक्सिबल पैकेजिंग वगैरह होती है, ठीक है, उसको हम लोग रिटॉर्ड पैकेजिंग कहते हैं। मिल्क में भी ये भी यूज में लाई जाती है। ठीक है, पाउच वगैरह का जो इस्तेमाल होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं तो हम शुरू करते हैं सेशन को, बहुत सारे लोग आ भी गए हैं। क्लियर। चलो, जो भी आ गया है भागेगा नहीं। ठीक। क्लियर, और कोई भी क्वेश्चन हो तो बता दो जल्दी से। ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के बीच का डिफरेंस था। आगे यहाँ पर एसेप्सिस या एसेप्टिक पैकेजिंग के बारे में बताया हमने। उसके बाद हमने मोस्ट स्टेबल लीस्ट स्टेबल विटामिन के बारे में बताया, प्रो विटामिन के बारे में बताया। ठीक है। एग्जाम में विटामिन स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या सर? देखो एक बार आया था, आपका क्रोमियन रिंग के बारे में पूछा था कि कौन से विटामिन में पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। बाकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली आते नहीं है। हम क्या करेंगे, हम आपको एग्जाम से पहले स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देंगे, एक बार आप देख लेना। ये सब चीजें आप आज याद करोगे तो बाद में याद नहीं रहेंगी। ठीक है, एग्जाम से पहले याद करने की चीजें हैं, तो एग्जाम से पहले हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। बारबाडोस चेरी और आंवला दोनों में है विजय, तो आपको बारबाडोस चेरी लगानी है, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड सबसे रिचेस्ट सोर्स है ना इसका, विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड का। एंटी विटामिन नंदी, देखो एंटी विटामिन ऐसी चीजें होती हैं जो कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, विटामिन के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। कैसे? उनके साथ जाके बाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो उनको हम लोग एंटी विटामिन कहते हैं। ठीक। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक नहीं समझ में आया? चलो, देखो प्रीबायोटिक बेसिकली वो चीज है जो कि प्रोबायोटिक के लिए एज अ फूड वर्क करती है, बेसिकली उनको एज अ एनवायरमेंट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर अभी देखा, जो भी आप डाइटरी फाइबर वगैरह खाते हो, वो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो कुछ खाएगा, तो डाइटरी फाइबर जो आप नहीं पचा पा रहे हो उसको बैक्टीरिया कंज्यूम करता है। प्रोबायोटिक वो ऐसी चीजें हैं जिनमें जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दही खाते हो, उसमें जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। याकूट पीते हो, उसमें भी जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कोई भी फर्मेंटेड चीज खाते हो, ज्यादातर उसमें जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोबायोटिक। क्लियर, ये आपके अच्छी गट हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर कैसे पहचानते हैं? देखो इसके लिए ना हम टेस्ट करते हैं कुछ, बेसिकली टेस्ट होते हैं, जिन टेस्ट को परफॉर्म करके हम लोग एनालाइज करते हैं। उन टेस्ट के बारे में आपको बताया भी था। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट वगैरह हो गए, उनको करके हम यहाँ पर पता कर लेते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग, कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है। बेस्ड ऑन फंक्शन प्रोटीन याद होने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? एंजाइम की तरह वर्क करेगा तो एंजाइम हो गया वो। ठीक है, अलग अलग तरह से प्रोटीन का जो फंक्शन होता है, तो उसके हिसाब से आप उसको याद कर सकते हो। पूरी लिस्ट आपको दे रखी है, हार्मोन की तरह वर्क करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है। आज ही परचेस किया है कोर्स, कहाँ से शुरू करना चाहिए थोड़ा सा बता दीजिए। आप जहां से भी शुरू करना चाहते हो करो, जो भी, पहले तो आप हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस देखना शुरू करो। जो आपको पसंद आ रहे हैं सब्जेक्ट उसको शुरू करो, और उसको पहले खत्म कर लो, फिर दूसरे सब्जेक्ट पर जम करना। ठीक है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें? कहीं से भी स्टार्ट कर लो भाई, बट स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, बीच से लेक्चर्स को मत देखना, रैंडमली मत देखने लग जाना। ठीक है। अल्फा बीटा गामा कैरोटीन क्या होता है? देखो अलग अलग टाइप के कैरोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें से कि जो बीटा कैरोटीन होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा प्रिकर्सर माना जाता है आपके विटामिन ए का। ठीक है। नीन हाइड्रीन टेस्ट ये आपके प्रोटीन के लिए किया जाता है सुजीत। ठीक है, प्रोटीन के एनालिसिस के लिए किया जाता है, उसी में बायोरेट टेस्ट वगैरह होते हैं। अगर आपको टेस्टिंग की क्लासेस आगे चल के चाहिए होंगी तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, फूड टेस्टिंग एंड एनालिसिस के पोर्शन में। जी हाँ, फेलिंग बेनेडिक्ट आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट जो होता है ये आपका स्टार्च के लिए होता है। फेलिंग और बेनेडिक्ट जो आप बता रहे हो ये शुगर के टेस्ट हैं। ठीक है। इनवर्ट शुगर प्रीति मैंने बता दिया था, हनी के अंदर पाई जाती है नेचुरली, अगर आप देखोगे तो। डेक्सट्रिन और डेक्सट्रैन में जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है तनु, इसके बारे में हम बता देते हैं। हालांकि क्लास के अंदर बताया भी था, पिछली क्लास में भी बताया था। डेक्सट्रिन जो होता है ये होता है आपका पार्शली हाइड्रोलाइज्ड
स्टार्च। ठीक है, बेसिकली करते क्या हो, आप कुछ नहीं करना है। ऐसे एग्जांपल समझो, आपने सूजी लिया, सेमोलिना, ठीक है, सूजी लिया आपने, उसको कर दिया रोस्ट, ठीक है, तवे पर रखा, गर्म कर दिया बिना तेल डाले हुए, तो उसके बाद देखते हो ना थोड़ा सा उसकी मिठास बढ़ जाती है, हल्का सा ब्राउनिश हो जाता है। ठीक है, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डेक्सट्रिन। पहले वो स्टार्च हुआ करता था कंप्लीटली, अब आप उसको गर्म करते हो तो स्टार्च टूटता है टेम्परेचर की वजह से, जिसकी वजह से वहां पर आपको डेक्सट्रिनाइजेशन जैसी रिएक्शन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब सूजी को रोस्ट करते हो तो ये स्वीट हो जाती है और इसका कलर चेंज हो जाता है, तो इसी को यहाँ पर डेक्सट्रिन बोलते हैं। ठीक है, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च को बोलते हैं। ठीक, ठीक है। नहीं, पिगमेंट के स्ट्रक्चर्स नहीं पूछते हैं सुजीत, ठीक है, इन जनरल नहीं पूछते हैं। डेक्सट्रैन की अगर हम बात करें, ठीक है, ये माइक्रोबियल पॉलीसैकेराइड होता है, एक टाइप का होमोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है, ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरोइड्स की वजह से ये फॉर्मेशन इसका देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक टाइप का माइक्रोबियल पॉलीसैकेराइड होता है, माइक्रोब की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक, डेक्सट्रैन होमोपॉलीसैकेराइड है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए वीडियो देखना पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्या पीडीएफ पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा? नहीं, पीडीएफ से आपका पूरा काम नहीं चलेगा, आप कोशिश करो देखने की, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। भाई वर्किंग प्रोफेशनल हो, 8 घंटे की जॉब होगी, 9 घंटे चले जाते होंगे, 2-3 घंटे निकाल सकते हो ना पढ़ाई के लिए, तो वीडियोस देखो, आप जल्दी जल्दी कवर करो, प्लस आपके जो वीकेंड्स होते हैं उसमें आप वीडियोस देखो। वीडियोस देखोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसे तो बुक्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, आपको पता है कि 4 तरह की किताब ले लो, उसमें अलग अलग टाइप के टॉपिक आ जाएंगे, लेके पढ़ लो, लेकिन हो नहीं पाता है ना ये चीज़ें, इसीलिए इंसान डाउट आता है, देखता है वीडियोस को, तो वहां पर चीज़ें समझ में आती हैं। विटामिन एंड मिनरल्स की टेबुलर फॉर्म में पीडीएफ ऐड करवा देना सर, हो जाएगी, अभी पहले पढ़ लो आप लोग विटामिन एंड मिनरल्स, जो भी आपको क्लासेस गई हैं वो सब मिल जाएगा आपको। जीरो मैदा ब्रेड में मैदा नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैदा नहीं होगा तो ब्रेड का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, एक प्रॉपर मैदा का परसेंटेज होता है जो कि उसमें नहीं होता है। ठीक है, गुड इवनिंग नीलम। डेक्सट्रन फिर से समझा दीजिएगा। डेक्सट्रन जो होता है एक टाइप का होमोपॉलीसैकेराइड है, ठीक है, जो कि कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से, एक्ट करने की वजह से फॉर्म होता है। ठीक, डेक्सट्रन। ठीक है, क्लियर, पढ़ाया है इसको, पॉलीसैकेराइड वाले में जाओगे देखोगे ना तो वहां पर मिलेगा आपको। ठीक, चलो, और किसी का कोई डाउट हो तो बता दो, भागना नहीं, जितने भी लोग आ गए हो ना, भागना नहीं, लड़के तो बहुत कम आए हैं क्योंकि आज क्रिकेट मैच है, लड़कियां जितने भी लोग आए हैं या जितने भी लड़के यहाँ पर उपस्थित हैं भागिएगा नहीं। ठीक है, शुरू करें हम लोग, बताइए यस और नो। मलाड रिएक्शन में एमाडोरी रीअरेंजमेंट बता दीजिए। बताया है सुजीत भाई, देखो आप वीडियो जाके देखना, तो देखो बेसिकली होता क्या है, अमीन ग्रुप आकर के जुड़ा, अमीन ग्रुप जब जुड़ता है ना तो वो जो स्ट्रक्चर है वो एकदम से स्टेबल नहीं रहता है, तो इसलिए उसमें एमाडोरी रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोसिल अमीन से कीटोसामीन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एमाडोरी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि अमीन आकर के जुड़ा है तो स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज नहीं कर रखा है, ग्लाइकोसिल अमीन इज नॉट अ स्टेबल स्ट्रक्चर, इसी वजह से कीटोसामीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्ट्रीकर डिग्रेडेशन ये आपको आगे चल के बताया जाएगा, हो सकता है मैम आपको पढ़ाएं, हालांकि ये पाया होता है आपके मलाड रिएक्शन के अंदर। ठीक है, स्पीड बढ़ाएं, मतलब किसकी, अभी जो पढ़ा रहे हैं इसकी, की जो आपकी क्लासेस हो रही हैं उसमें नंबर ऑफ क्लासेस की? अर्जुन बताइए। क्रायोवैक, क्रायोवैक एक टाइप के पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, इसको आप पढ़ोगे, पैकेजिंग में आप पढ़ोगे, मैम पढ़ाएंगी ना आपको। हाँ बताया तनु आपको, क्रायोवैक जो होते हैं एक टाइप के पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, क्रायोवैक बैग्स आते हैं, लेयर्स होती हैं उनकी, वो पैकेजिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डाउट क्लास की स्पीड को बढ़ाना है, अच्छा अभी स्पीड को बढ़ाना है, चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं, कुछ लोग तो भागने भी लगे। एग्रीकल्चर का क्या करें नहीं समझ आता है, कैसे करें पढ़ें, देखो क्लास देखो ना, आप लोग क्लास देखोगे तो समझ में आने लगेगा। चलो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि पहले हम लोग कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, ये है आपका पहला टॉपिक, ठीक है, जिसके बारे में हमने पीछे बताया था आपको, मैदा एंडोस्पर्म वीट ऑल पार्ट ऑफ वीट ग्रेन। मैदा एंडोस्पर्म होता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप आमिर,
व्हीट फ्लोर और मैदे में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपको मिला है। मैदा में सिर्फ एंडोस्पर्म होता है, और जो व्हीट होता है उसमें जर्म भी होता है, एंडोस्पर्म भी होता है, ब्रैन भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आते हैं सीधे। देखो यहाँ पर आपके सामने पहले रतलामी सेव के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने आपको बोल रखा था रतलामी सेव के बारे में हम लोग अपकमिंग क्लास के अंदर आपको बताएंगे। ठीक है, तो रतलामी सेव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, देखो रतलामी सेव को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग भीलड़ी सेव बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में आप इसको कुछ ऐसा लिखोगे। ठीक है, भीलड़ी सेव। ठीक है, क्लियर। अब देखो, रतलाम एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, आपने पिछली क्लास में बताया भी था, वहीं से इसका जन्म होता है। ब्रैन और जम क्या होता है इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, आगे चल के बता देंगे, अभी आज की क्लास में बता देंगे। ठीक है, देखो रतलामी सेव जो था वो रतलाम का एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का अपना खुद का एक सेव है। ठीक है, जो कि वहाँ की जो भील ट्राइब रहती है, भील के बारे में हमने बताया था ना आपको, वो भील ट्राइब आपको मतलब वहाँ पे बनाती है इसको। ठीक है, और इसके बारे में बताया जाता है कि फेमस कैसे हुआ, मतलब ऑल ओवर इंडिया इसके बारे में लोगों ने जाना कैसे। तो जो आपके मुगल्स हुआ करते थे, मुगल्स किसी सफ़र के दौरान आए थे, रतलाम में रुके हुए थे, तो मुगल्स में आपको पता है ना कि वो सेवई बनती है। तो जो रतलामी सेवा आप ये देख रहे हो ना, ये नमकीन वाला, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ करता था इनिशियली। उनको जब सेवई खानी थी तो उन्होंने वहाँ की भील ट्राइब से रिक्वेस्ट किया कि हमको सेवई खानी है, और वहाँ पर गेहूं नहीं पाया जाता था, गेहूं वाज अ स्कार्स। उस दौर में गेहूं बहुत कम पाए जाते थे। बट वहाँ पर आपको जैसा कि पता है, इंदौर के और एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा दाल पाई जाती है। तो दाल से इन्होंने उस सेवई को बनाया, बेसन से बेसिकली, और उस सेवई को कंज्यूम किया गया, वहां से रतलामी सेवई बनी, और उसी से रतलामी सेव आके चल के बना। ये जो आपके सामने दिख रही है नमकीन, इसको हम लोग रतलामी सेव के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो 14 दिसंबर को एग्जाम है एफएसओ का। अच्छा, डेट आ गई क्या? चलो, अब देखो यहाँ पर इसको बनाया किससे गया, इसको बनाया गया ग्राम फ्लावर से, जिसको कहते हैं हम लोग बेसन। ठीक है, इसको ना जीआई टैग भी मिला है। ठीक, जीआई टैग इसको अभी डेट रिलीज कर दी है आयोग ने। अच्छा, तो काफी लंबा समय दे दिया इसका मतलब। काफी लंबा समय दे दिया आपको, 14 दिसंबर तो बहुत ज्यादा होता है। अच्छी बात है। ठीक है, देखो अब इसको ना जीआई टैग मिला आगे चल के। जीआई टैग जब मिला, कब मिला भाई? 2014 एंड 15 के अंदर इसको जीआई टैग दिया गया। ठीक है, जीआई टैग जब मिलता है तो ये जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में किसी एक पर्टिकुलर टाइप के फूड को या डिफरेंट अदर काइंड ऑफ चीज़ों को वहां पर जोग्राफिकल इंडिकेशन मिलते हैं। तो हम यहाँ पर फूड की ही बातें करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर जीआई टैग मिलता है 2014-15 के दौरान। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर बताया जाता है कि रतलाम की ओरिजिन है, और बहुत ही पुराने समय से इसको जो वहाँ की भील ट्राइब थी वो बनाया करती थी, भी उसके पीछे की स्टोरी भी बताया मैंने। ठीक है, जीआई टैग मिला क्यों? देखो यहाँ पर जो इसका प्रिपरेशन किया जाता है उसका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बाहर से इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके लोकल इंग्रेडिएंट्स ज़्यादातर इसमें यूज में लाए जाते हैं, और क्वालिटी यहाँ पर बहुत ही यूनिक होती है इसकी। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो रतलामी सेव है, इसके बारे में कुछ यूनिक चीज़ें ये हैं कि इसके अंदर स्पाइसेस जो होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। जैसे कि लौंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में डाली जाती है, एज कम्पेयर टू जो बाकी के आपके नमकीन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस रहते हैं, उसका फ्लेवर रहता है, एक सॉफ्ट सा टेक्सचर होता है इसका रतलामी सेव का, इसलिए यहाँ पर ये फेमस है। तो आपको यहाँ से चीज़ें क्या क्या पता होनी चाहिए। इसको जीआई टैग कब मिला है? 2014-15 में मिला है, उस सेशन में। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कहाँ की डिश है, रतलाम की है। ठीक है, किस चीज़ से बनती है? बेसन से बनती है। ठीक है, और इसको किस लिए मिला है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए थी। ठीक है, देखो डेट बहुत ज़्यादा नहीं चली गई है, मतलब दिसंबर नहीं जानी चाहिए थी। हम लोग तो प्रिपरेशन जो भी कर रहे थे, हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे थे? अप्रैल के अकॉर्डिंगली कर रहे थे कि अप्रैल में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश यही रहेगी हमारी। हमको लग रहा था कि जून में एग्जाम ले लेंगे ये लोग, बट दिसंबर बहुत लंबा समय हो गया। ठीक है, चलो खैर, ये समझ में आया भाई? चलो अब डिस्कशन बंद करो, पहले बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया, जो भी हमने बताया रतलामी सेव के बारे में। ठीक है, बताओ भाई, जल्दी से जल्दी बताओ तो फिर। चलो आगे चलते हैं। अगला है आपका यहाँ पर झाबुआ, जो एक आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट। ठीक है, इसके बारे में
इसके बारे में कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज पहले देख लो, ठीक है। ये वो कड़कनाथ है जिसको हम लोग झाबुआ कड़कनाथ के नाम से जानते हैं। कड़कनाथ बेसिकली एक मुर्गे का नाम है, उसकी एक ब्रीड होती है, ठीक है। इसके बारे में कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि इसका स्किन, इसका फर, इसके फ्लेश, मीट, इसका बोन, इसके एग, हर चीज ब्लैक होती है, ठीक है। एकदम से आपको यहाँ पर ब्लैक कलर के अंडे जैसे कि सामने दिख रहे हैं, ब्लैक कलर का इसका जो मीट होता है वो होता है, ठीक है। और ये बहुत ही यूनिक वहाँ का एक टाइप से ब्रीड है, ठीक है। कहाँ का? झाबुआ का है, ठीक है। और ये नेटिव कहाँ का है भाई? झाबुआ और धार डिस्ट्रिक्ट का, दो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ का ये नेटिव स्पीशीज है, ठीक है। ब्लैक कलर का होता है और जैसे कि मैंने बताया हड्डी तक यहाँ पर इसकी ब्लैक होती है, क्लियर। ब्लैक होती क्यों है उसके पीछे का रीजन देखते हैं। ब्लैक इसलिए होती है क्योंकि ढेर सारा अमाउंट ऑफ मिलेनिन आकर के जम जाता है इसमें, बेसिकली अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो मिलेनिन पिगमेंट जो है यहाँ पर भारी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो आपका स्पीशीज दिख रहा है ये पूरी तरह से ब्लैक होता है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है इसके ओरिजिन के बारे में। तो ओरिजिन यहाँ पर बताई जा रही है भील ट्राइब और भीलाला ट्राइब, ठीक है। दो टाइप की ट्राइब है जहाँ इनका ओरिजिन मतलब इनको खाने का इनकी शुरुआत करी गई और इनको पालने की शुरुआत करी गई, इनकी ब्रीडिंग कराई गई, ठीक है। तो इनको माना जाता है कि इन ट्राइबल कम्युनिटीज के पास इसकी ओरिजिन होती है। कौन से? दो डिस्ट्रिक्ट में, झाबुआ और धार में, ठीक है। जीआई टैग की अगर हम बात करें तो 2018-19 में इसको भी जीआई टैग मिलता है वहां पर, ठीक है। प्रोटीन का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, 25 to 27% प्रोटीन कंटेंट है। फैट का कंटेंट बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ये एक टाइप का हेल्दी डिश हो जाता है वहाँ के पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। कुछ जगह ऐसा भी इसको माना जाता है कि इसकी मेडिसिनल वैल्यूज बहुत अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से इसको कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। नहीं, एग ब्लैक होते हैं स्वाति, देखो ये एग बाहर का जो लेयर होता है वो ब्लैक होता है, अंदर से वाइट होता है, ये देखो ना इसमें बना हुआ है, ये एक ब्रोकन एग भी है और ये ओवरऑल जो एग का शेल है ना वो उसका ब्लैक होता है। एग शेल ब्राउन होती है, बेसिकली ब्लैक भी होती है, हर एक ब्रीड में ब्राउन नहीं होती है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है हेमंत? कोलेस्ट्रॉल न्यूट्रिशन में पढ़ोगे, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, लिपिड में आएगा ना, न्यूट्रिशन वाले पोर्शन में कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ाएंगे, वहीं पर वीएलडीएल, एलडीएल, एचडीएल, काइलोमाइक्रोन सबके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। एक टाइप के लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक। आपने रियर किए हैं, अच्छा। होती होगी, बहुत सारे टाइप की वीट होती वो ब्रीड होती है। अल्कोहल या फैट? कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हो भाई, लाइपोप्रोटीन होती है, ठीक है। लाइट रेड होता है। देखो मैंने कहा ना कि डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड में डिफरेंट काइंड ऑफ एग होता होगा, बट ये देखो ना सामने आपके दिख रहा है, ये भी एक ब्रीड है, उसका एग ही है ना ये, ठीक। ब्रॉयलर चिकन का मतलब होता है जो फार्म वाले अंडे आपके होते हैं ना, वो ब्रॉयलर चिकन वो माने जाते हैं, ठीक है, जो फार्म में बेसिकली जिनको प्रोड्यूस किया जाता है, क्लियर। उनके कंपैरिजन में इनका जो मीट होता है उसके न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छी होती है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब ये आपके सामने क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है, टोटल 40 है क्वेश्चंस के नंबर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई इज मिल्क फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी? विटामिन ए और डी से ही मिल्क को फोर्टिफाई क्यों करते हैं, ठीक है। मजबूत नहीं, यहाँ पर फोर्टिफाई होगा, ठीक है, सुदृढ़ कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, टू इम्प्रूव इट्स टेस्ट, मतलब उसका जो स्वाद होता है उसको बढ़ाने के लिए। अगला ऑप्शन है कि बिकॉज ये जो विटामिन होते हैं ये फैट रिमूवल के दौरान इनका लॉस हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन और फैट के कंटेंट को बढ़ाने के लिए इसको फोर्टिफाई करते हैं, बताइए। बताइए भाई, सभी लोग देखो आंसर करो, जितने भी लोग लाइव में हो छोड़ करके मत जाना, ठीक है। बताइए। ठीक है, ज्यादातर आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इनमें जो फैट का रिमूवल होता है उस दौरान विटामिन ए और डी का लॉस हो जाता है, ठीक है। फैट का रिमूवल होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, जब हम स्टैंडर्डाइजेशन कराते हैं उससे पहले हम यहाँ पर फैट को रिमूव करते हैं, ठीक है। मिल्क, जब भी मिल्क प्लांट के अंदर जाता है तो उससे सारा फैट निकाल लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, होमोजेनाइजेशन कराया जाता है फिर आगे चल के।
फैट को निकाला इसलिए जाता है क्योंकि अलग अलग टाइप के मिल्क होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप से फैट को ऐड किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका जो फुल क्रीम मिल्क होता है उसमें 6% फैट होता है, जो आपका टोन मिल्क होता है उसमें 3% फैट होता है, डबल टोन में 1.33% होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके डिफरेंट काइंड ऑफ मिल्क होते हैं, उसमें अलग अलग तरह से फैट का कंटेंट होता है, जिसकी वजह से मिल्क के अंदर ए और डी की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से इसको फोर्टिफाई किया जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज डिराइव्ड ओनली फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। इनमें से कौन सा विटामिन का फॉर्म केवल और केवल प्लांट सोर्सेज से मिलता है? कॉलेकैल्सिफेरॉल, अल्गोकैल्सिफेरॉल, रेटिनाइल पाल्मिटेट या फिर निकोटिनामाइड? बताइए भाई। फोर्टिफिकेशन नहीं, इनरिचमेंट कहना चाहिए। देखो, फोर्टिफिकेशन क्यों कह रहे हैं ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। ठीक है, किनका क्वेश्चन है ये? आशा किरण। ठीक है, देखो, फोर्टिफिकेशन क्यों कह रहे हैं पता है? अलग अलग टाइप की ब्रीड है, जैसे काऊ है, बफेलो है, उनमें अलग अलग टाइप से आपका मिल्क पाया जाएगा। ठीक है, सपोज दैट जो काऊ मिल्क होता है उसमें आपको पता है कि फैट की मात्रा कम होती है। ठीक, अब फैट की मात्रा कम है तो विटामिन ए और विटामिन डी की भी मात्रा कम होगी। और भी बहुत सारे टाइप के मिल्क होते हैं जिनमें फैट की मात्रा और भी कम होती है। ठीक है, तो उनमें जितना कम फैट है उतना कम विटामिन ए और डी होगा। इस वजह से हमने उसमें क्या किया, ऐड किया। ठीक है, कम था, हमने ऐड किया। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन कहते हैं। क्लियर। फोर्टिफिकेशन इनरिचमेंट में अंतर बताया था आपको लेक्चर के अंदर। इनरिचमेंट का मतलब कोई भी चीज उसमें प्रेजेंट थी, प्रोसेसिंग के दौरान लॉस हो गई है, तो हमने उसमें अलग से ऐड किया है। ठीक है। ठीक है, अब अगर कोई भी चीज नहीं पाई जाती है और आप उसमें बाहर से ऐड करा रहे हो, तब हम उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। हो सकता है बहुत सारे टाइप के मिल्क होते हैं जिनके अंदर फैट की मात्रा कम है, तो विटामिन ए और डी की मात्रा भी कम रहेगी, जिसकी वजह से हम बाहर से ऐड करते हैं। क्लियर। हाँ, तो यहाँ भी ऐड कर रहे हैं ना, फोर्टिफिकेशन में भी तो देखो हम ऐड कर रहे हैं ना बाहर से। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अर्गो कैल्सिफेरॉल। ठीक है, केवल और केवल प्लांट सोर्सेज के अंदर देखने को मिलता है। कॉलीकैल्सिफेरॉल जो होता है केवल और केवल एनिमल सोर्सेज के अंदर देखने को मिलता है। अब आप ये बताओ कि इसको डी वन डी टू कहते हैं या डी थ्री कहते हैं? बताओ, बताइए। डी टू कहते हैं कि डी थ्री कहते हैं? बताइए। डी टू कहते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको हम विटामिन डी टू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर आपका कॉलीकैल्सिफेरॉल है, इसको हम विटामिन डी थ्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर। हाँ, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ विटामिन ए रेटिनॉल इक्विवेलेंट एडेड ड्यूरिंग मिल्क फोर्टिफिकेशन। कितना अमाउंट विटामिन ए का हम ऐड करते हैं मिल्क के अंदर, ये बताओ आप। ऑप्शंस आर 100 to 200 माइक्रोग्राम रेटिनॉल इक्विवेलेंट, अगला है 200 से 300, फिर है 270 to 450, फिर है 500 to 700। बताइए भाई, सभी लोग बताइए। बताइए, सभी लोग आंसर करिए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 270 से लेकर के 450 माइक्रोग्राम रेटिनॉल इक्विवेलेंट का यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो देखो, हम क्वेश्चन कराना शुरू किए तो बहुत सारे लोग छोड़ करके चले गए। ठीक है, ऐसा आप लोग मत किया करो भाई, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन कंपाउंड इज नॉट यूज्ड फॉर फोर्टिफाइंग आटा। आटा को फोर्टिफाई करने के लिए कौन सा आयरन कंपाउंड हम नहीं यूज में लाते हैं? ऑप्शंस आर फेरस फ्यूमेरेट, फेरिक क्लोराइड, फेरिक पायरोफॉस्फेट या सोडियम आयरन ईडीटीए। नॉट लगा हुआ है, ध्यान देना। बताइए भाई, सभी लोग आंसर करो। देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड का यूज नहीं करते हैं, बाकी सबका यूज करते हैं हम जब हमको आयरन से फोर्टिफाई कराना होता है आटा को। तो ठीक है, आटे के अंदर किस किस चीज से फोर्टिफिकेशन कराते हैं बताओ भाई, तीनों का बता दो मुझे। मेनली किस किस चीज से फोर्टिफिकेशन कराते हैं? आटे का, राइस का, आटा मैदा राइस का एक साथ बता देना, मिल्क का बता देना, ऑयल का बता देना। चलो इसका एक वो देख लेते हैं। ठीक है, आटा, मैदा,
रॉ राइस। बस आप ये बता दो किस किस चीज से कराते हैं। चलो, इसमें कराते हैं हम आयरन, फोलिक एसिड, B12। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं Fe, इसको हम लोग बोलते हैं B9, इसको हम लोग B12 बोलते हैं, जिसको कोबालामिन या साइनोकोबालामिन के नाम से आप लोग जानते होंगे। ठीक है। हाँ, मिल्क और ऑयल का लगभग सेम है, इसी वजह से मैंने देखो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट भी किया है। इसमें भी ए कराते हैं, इसमें भी ए कराते हैं, इसमें भी डी कराते हैं, इसमें भी डी कराते हैं। ठीक है। ठीक, बस सिंपली ऐसे याद रखना, बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। ठीक है। इसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, इसके अंदर विटामिन AD, उसके अंदर भी विटामिन AD। ठीक। ठीक है भाई, दिसंबर पहुंच गई तो आपके लिए ही बढ़िया है ना, आपको तैयारी करने के लिए और समय मिल गया। अभी आपके पास पर्याप्त समय था भी नहीं, 10 यूनिट इधर और 5 यूनिट आई थिंक उधर थी। ठीक है, 15 यूनिट के लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम अगर चाहिए होते हैं तो 5-6 महीने चाहिए होते हैं, पढ़ाई करोगे ढंग से तो तब खत्म हो पाएगा वो। अच्छा है कि टाइम आपको मिल गया ढेर सारा। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर आपका मिल्क और ऑयल जो है ये दोनों लिक्विड है ना, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके, लिक्विड है। लिक्विड वाले में देखो दोनों में सेम सेम है, और ये सॉलिड वाले जितने हैं उनमें सेम सेम है। ठीक है, क्लियर। किस किस को याद, ये मेनली इनको याद रखना है, इन वाले को याद रखना है, इनका अमाउंट और कौन सा विटामिन है इसको याद रखना है। ठीक है। इधर आटा, मैदा और राइस में आपको आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 याद रखना है, मिल्क और ऑयल में AD याद रखना है। बाकी के जो बचे हुए हैं उनको आप स्किप कर सकते हो बेसिकली, लेकिन पढ़ लेना एक बार, हो सकता है पूछ ले। ठीक है, बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ फोलिक एसिड इन फोर्टिफाइड आटा। फोलिक एसिड कितना होना चाहिए फोर्टिफाइड आटा के अंदर। 25 to 50, 50 to 100, 75 to 125, 100 to 150 माइक्रोग्राम। ठीक है। बताओ भाई। क्या रिपीट करना है विजय। बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, 75 से 125 माइक्रोग्राम यहाँ पर यूज में लाया जाना चाहिए। ठीक है। अमाउंट ही तो पूछ रहे हैं ना सबका, अभी हम अमाउंट बता देंगे तो आगे आप क्वेश्चन में क्या बताओगे फिर। ठीक है, अलग अलग सबका अमाउंट देखो यहाँ पूछ रहे हैं। अच्छा, कहाँ नहीं पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया है विजय। क्या नहीं पढ़ाया गया आपको इन सारी चीज़ों में, क्या अमाउंट नहीं पढ़ाया गया या ये नहीं पढ़ाया गया किससे ऐड करते हैं हम। सारी चीज़ पढ़ाई है भाई, देखो जाके लेक्चर। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज नॉट कॉमनली एडेड टू फोर्टिफाइड आटा बट मे बी इंक्लूडेड ऑप्शनली। ठीक है, नहीं ऐड किया जाता बेसिकली किसको। ठीक है, सीधे सीधे बता दो कौन सा नहीं ऐड किया जाता। B1, B2, C, B3 बताओ। अमाउंट बताया है भाई साहब, आप लेक्चर तो देखो जाके। किसी और जगह से पढ़ लिया क्या आपने। प्रिंट आउट अभी नहीं निकलवा सकते हो आप, आगे चल के आप निकलवा लोगे। ठीक है, देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी से फोर्टिफाई नहीं करते, बाकी बी कॉम्प्लेक्स वाले जितने भी आपके विटामिन हैं उन सबसे करते हैं हम। ठीक है, आटा को फोर्टिफाई। ठीक, तो विटामिन सी से हम लोग बेसिकली नहीं करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशनल माइक्रोन्यूट्रिएंट कैन बी ऑप्शनली एडेड टू फोर्टिफाइड रॉ राइस। फोर्टिफाइड रॉ राइस में हम कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट को एडिशनली ऐड करते हैं। जिंक ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट बताओ। आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 के अलावा किसको ऐड करते हैं इनमें से। अमाउंट की क्लास तो मुझे भी नहीं मिली। अमाउंट की क्लास आपको कैसे नहीं मिली भाई। कितने अमाउंट में ऐड करते हैं आपको पढ़ाया नहीं गया है। क्लास नंबर 6 आपको नहीं मिली है।
क्लास नंबर 6 में नहीं मिला है आपका अमाउंट? ये आपने पढ़ा नहीं है? बताओ भाई। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड होता है। ठीक। कहाँ नहीं मिला आपको? आप मोनिका बताओ, आपको कहाँ नहीं मिला? क्लास आपने देखा है? क्लास नंबर 6 आपने देखा है क्या? उसमें अमाउंट नहीं बताया गया है? पढ़ा नहीं है ना, तो इसमें ये थोड़ी आप कह सकते हो कि हमने पढ़ाया ही नहीं है, आपको अमाउंट नहीं दिया है। ठीक है, पढ़ो तो आप एक बार जाके लेक्चर तो देखो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ विटामिन डी फोर्टिफिकेशन इन वेजिटेबल ऑयल? वेजिटेबल ऑयल में विटामिन डी से फोर्टिफिकेशन का रेंज क्या है? ठीक है, ऑप्शन आर 0.05 टू 0.10, 0.11 से 0.16, 0.20 से 0.30, या फिर 0.50 से 0.75 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ ऑयल। ठीक है, बताइए। बट सर इन पॉलिशिंग बोथ आयरन एंड कैल्शियम आर लॉस्ट। किससे? चावल से आप बात कर रहे हो ना? चावल से, चावल से निकल जाते हैं। तो हम उनको फोर्टिफाई इसीलिए कराते हैं। देखियो, इंडिया में पॉलिश्ड राइस खाने की वजह से हमारे अंदर बहुत सारी डिजीजेस बढ़ रही हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं, इसी वजह से हम राइस का फोर्टिफिकेशन कराते हैं। ठीक है, पॉलिश्ड राइस को लेते हैं, उसको फोर्टिफाई कराते हैं। बेसिकली उसमें हम अलग अलग टाइप के फोर्टिफाइड रॉ राइस को ऐड कर देते हैं उसी के साथ, टुकड़ों के फॉर्म में रहता है वो। ठीक है, इसका आंसर करिए भाई। जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0.11 से 0.16 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ ऑयल। ठीक है, ये विटामिन डी की वैल्यू है। ठीक, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ विटामिन बी 12 इज यूज इन फोर्टिफाइड आटा? फोर्टिफाइड आटा के अंदर कौन सा फॉर्म हम यूज करते हैं बी 12 का? मिथाइल कोबालामिन, साइनोकोबालामिन, या हाइड्रोक्सीकोबालामिन, पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, या फिर थायामीन मोनोनाइट्रेट? कैल्शियम। देन हाउ कम कैल्शियम इज नॉट फोर्टिफाइड? राइस के कर्नल में फोर्टिफिकेशन होता है जिसको एफ आर के बोला जाता है। जी हाँ। हाउ डू कैल्शियम इज नॉट फोर्टिफाइड? देखो, हर एक फूड के अंदर ना आप हर एक मिनरल से फोर्टिफिकेशन नहीं करा सकते हो। ठीक है, और राइस के अंदर कैल्शियम कहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जा रहा था जो आप उसको फोर्टिफाई कराओगे? कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स राइस थोड़ी है। कैल्शियम का तो सबसे अच्छा सोर्स आपका सिसमे सीड वगैरह होता है, रागी होता है, इन सब में होता है। ठीक है, मिल्क में बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होती है कैल्शियम की, अच्छा सोर्स तो वो भी नहीं होता है, बट हाँ मिल आपको जाता है खाने पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साइनोकोबालामिन या फिर हाइड्रोक्सीकोबालामिन। ठीक है, क्लियर। जिसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल होता है साइनोकोबालामिन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ नायासिन एडेड फॉर फोर्टिफाइड रॉ राइस? फोर्टिफाइड रॉ राइस में हम नायासिन को कितना अमाउंट में ऐड करते हैं? 5 to 10, 15, 12.5 to 20, 25 to 35, 50 to 60, बताइए। कैल्शियम से एक क्वेश्चन भी आया था कि कौन सा सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है कैल्शियम का? तो सिसमे सीड्स जो होती हैं आपकी, सफ़ेद तिल जो होता है, वो रिचेस्ट सोर्स है कैल्शियम का। ठीक है, याद रखना। हालांकि मिनरल में आपको पढ़ाएंगे भी, अभी मिनरल की क्लासेस गई कि नहीं गई? गई होंगी तो आपको मिल गया होगा। ठीक है, हाँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 12.5 से 20 mg नायासिन को ऐड करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन? पर्पस क्या है? ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, टू ऐड एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट इन फूड, या फिर इम्प्रूव फूड का टेक्सचर, या फिर एसेंशियल विटामिन और मिनरल को ऐड करना, या फिर फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाना? बताओ क्या मकसद है? रागी नहीं होता क्या? रागी होता है, बट रिचेस्ट सोर्स की बात हो रही है ना, सबसे ज्यादा अच्छा सोर्स। ठीक है, रागी में भी कैल्शियम ठीक ठाक अमाउंट में होता है, मिलेट्स में कैल्शियम होते हैं। बताइए भाई। जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू ऐड एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल। एक बात याद रखना हमेशा, फोर्टिफिकेशन में हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड करते हैं। कभी भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और आपके फैट से फोर्टिफिकेशन नहीं होता है।
सिर्फ और सिर्फ विटामिन और मिनरल से फोर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, क्लियर। चलो, ए नहीं होगा भाई, उसमें मैक्रो लिखा है ना, अगर यही माइक्रो होता तो आंसर होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट एडेड ड्यूरिंग फूड फोर्टिफिकेशन। इनमें से कौन सा ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको नहीं ऐड करते हैं कॉमनली। ठीक है, आयरन, आयोडीन, जिंक या फिर मैग्नीशियम, बताइए। जी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम को हम लोग इन जनरल नहीं ऐड करते हैं फूड फोर्टिफिकेशन के दौरान। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज दैट आर नॉट इमीडिएटली विजिबल बट कॉज सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क। ऐसी डिफिशियंसी डिसऑर्डर जो कि आपको तुरंत तो नहीं दिखती हैं लेकिन आपके हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रिस्क होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। विजुअल मैल न्यूट्रिशन, हिडन हंगर, मैक्रो डिफिशियंसी या फिर फूड इनसिक्योरिटी, बताइए भाई। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हिडन हंगर बोलते हैं। ये ऐसी भूख होती है जो हमको पता नहीं चलती है लेकिन हमारे बॉडी को इसकी भूख होती है। ठीक है, इसी वजह से इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग एनीमिया जैसी कंडीशन से पीड़ित होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, हिडन हंगर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन 6 to 59 months इन इंडिया आर एनीमिक। कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो कि एनीमिया से पीड़ित हैं। ठीक है, बताइए। 13.7, 35.7, 42.3, 53.1, 58.4, बताइए भाई। कौन से लेक्चर के क्वेश्चंस हैं ये हैं? ये आपके फोर्टिफिकेशन के लेक्चर के क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 5 और 6 नंबर की जो क्लास थी उसमें यही सब है। आप एक बार ज़रूर देखिएगा इन सारी चीज़ों को। ठीक है, आप लोग क्लासेस नहीं देख रहे हो, ये तो गलत बात है ना। जो भी देख रहे हैं वो सब लोग आंसर कर ले रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 58.4% बच्चों को एनीमिया है भाई। सोच लो कितने ज़्यादा बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं इंडिया के अंदर, खून की कमी। ठीक है, ग्रोथ कहाँ से हो पाएगी उनकी। स्वर्णा बताया ना आपको कि क्लास नंबर 5 और 6 रोल ऑफ फूड फूड फोर्टिफिकेशन, उसमें आपको मिल जाएगी ये सारे डेटाज, उसके अंदर मिल जाएंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एक बार जाके देखना ज़रूर। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फूड फोर्टिफिकेशन इज ट्रू। ठीक, कौन सा स्टेटमेंट सही है फूड फोर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग। ये कॉस्ट को बढ़ा देता है फूड के, ठीक है, या फिर ये अनसेफ होता है क्योंकि इसमें आरडीए से ज़्यादा अमाउंट को ऐड कर दिया जाता है, या फिर आपकी डाइटरी जो हैबिट्स होती हैं आपको उनको बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर ये टेस्ट और टेक्सचर को ख़राब करके रख देते हैं। बताओ, बताना है कौन सा सही है 15th में। अब मैंने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट के लेक्चर्स देख लिए, अच्छी बात है। कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं है ना स्वरना, ये आपको मिलेगा आईबीएफएस में, इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस के पोर्शन में। अंदर आप जाओगे, 8 लेक्चर्स हैं, 8 लेक्चर्स आपको देखने हैं। ठीक है, वो शुरुआत के 8 लेक्चर्स हैं, उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड शुरू होता है ना। ठीक है, बताइए भाई। ट्रू स्टेटमेंट बताना है। हाँ बिल्कुल सही है। इट डज नॉट रिक्वायर चेंजेस इन डाइटरी हैबिट। आपको अपने डाइटरी हैबिट में चेंज करने की जरूरत नहीं है, वही चावल खाना है, वही मैदा खाना है और वही रोटी खानी है, कुछ भी बदलना नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप 1 रुपये फूड फोर्टिफिकेशन के पीछे खर्च करते हो तो कितने रुपए का आपको बेनिफिट मिलता है। तो बेसिकली आपको 9 रुपए का बेनिफिट मिलता है। कैसे बेनिफिट मिलता है, कैसे बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपके जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनके पीछे जो आपने पैसे खर्च किए हैं उससे आपको बचत होगी। आप अपनी शरीर के पीछे, अपनी हेल्थ के पीछे जो पैसे खर्च कर रहे हो उससे आपको बचत होगी। और जब पॉपुलेशन हेल्दी होती है ना तो आपकी इकोनॉमी भी बूम करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 9 रुपीज। ठीक है, ठीक है। अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या भाई? बहुत ज्यादा लैग है। हम्म। हम्म, ठीक है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉल्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी आयोडाइज्ड। कौन सा सॉल्ट जो है उसको हम आयोडाइज्ड कराने कराएं या ना कराएं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि इसको आप आयोडाइज कराओ, ठीक है। कॉमन सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट, बताओ भाई। केवल 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनका क्वेश्चन था ये, प्राची। केवल 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है। थैंक यू। चलो, बिल्कुल सही आप ऑप्शन आपने बताया है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्लैक सॉल्ट, ठीक है। कॉमन सॉल्ट में तो कराते ही हैं, ठीक है। हाँ, बता रहे हैं, सारे सॉल्ट में डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट में तो कराते ही हैं, कॉमन सॉल्ट आपका साधारण नमक, ठीक है, जो आप हम लोग खाते हैं घरों के अंदर, ठीक है। ब्लैक सॉल्ट, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में हम लोग कराते हैं, और डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में दो चीज़ों से कराते हैं, ठीक है। आयोडाइज्ड सॉल्ट वही कॉमन सॉल्ट है जिसको हम लोग रोज कंज्यूम करते हैं, बोथ आर सेम, कॉमन सॉल्ट एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट आर सेम, ठीक है। साधारण नमक, ठीक है। चलो डिफरेंस बता देते हैं, देख लो। सर आज हमें जो लाइव क्लास का डिटेल दिया गया था उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट के लेक्चर थे, और ये इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ था, इसके बारे में हमने सुबह यहाँ आके जिक्र भी किया था, ठीक है। तो वो आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर बोला था ना कि हम ये जो बचे हुए लेक्चर्स हैं उनको लेकर के आएंगे, बट कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो आपके सामने नोटिफिकेशन गया था उसमें आपको बता दिया गया कि फूड कॉन्स्टिट्यूएंट के चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, आप पढ़े तो थे ही ना, इसको कल कंप्लीट करके ही उस पर आप गए होगे ना, अगली बार हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है। कोई बात नहीं विजय, अच्छी बात है आपने पढ़ लिया, अभी दोबारा से रिवाइज हो जाएगा अगले लाइव डाउट सेशन में, ठीक है। अगर उसमें कोई इशू आ रहा है तो पूछ भी सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। देखो, ये पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, ठीक है, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, ये सारा सेम है, ठीक है। ठीक है, सारा सेम है ये। आप उसको पिंक सॉल्ट बोलो, आप उसको हिमालयन सॉल्ट बोलो, आप उसको सेंधा नमक बोलो, आप उसको रॉक सॉल्ट बोलो, ये सारे सेम है, ठीक है। बेसिकली चट्टानों से ऑब्टेन किए जाते हैं ये, ठीक है। और पहाड़ों से कुछ ऐसे नमक हैं जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं रॉक से। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जिसमें कि हम आयरन एज वेल एज आयोडीन, इन दोनों से फोर्टिफिकेशन कराते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट वो हो गया जो कि हम आयोडाइज्ड सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो आपका साधारण नमक होता है जिसमें हम आयोडीन ऐड करते हैं, घरों में रोज खाते हैं, ठीक है। ठीक है। ब्लैक सॉल्ट जो होता है ऐसा कोई सॉल्ट होता नहीं है, ये बनाया जाता है, पका के बनाया जाता है नमक को, ठीक है। ये प्रोसेस किया जाता है, बेसिकली नमक को लिया जाता है, और ये रॉक सॉल्ट ही होते हैं। इसमें हम लोग साधारण नमक को जनरली नहीं लेते हैं, जनरली हम रॉक सॉल्ट को लेते हैं, और उसको पकाया जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पकने के बाद वो ब्लैक कलर का रूप ले लेता है, उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लियर। बाकी ये सारे जो हैं ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ये आपका समंदर से निकाला जाता है कॉमन सॉल्ट, और डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट भी समंदर से निकाला हुआ ही नमक है। बस उसको हम लोग क्या करते हैं भाई, फोर्टिफाई कराते हैं, झील से भी निकालते हैं समुद्र के अलावा, ठीक है। फोर्टिफाई इसको आयोडीन से कराते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको आयरन और आयोडीन दोनों से कराते हैं, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट के नाम से जानते हैं। ये आपका चट्टानों से निकाला जाता है, ठीक है। इसी को सेंधा नमक कहते हैं। हाँ, सॉल्ट में 40% सोडियम होता है, इसमें थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। ये रॉक सॉल्ट जो होते हैं इसमें सोडियम की मात्रा थोड़ा सा कम होती है, तो इसको हम लोग अपने यहाँ उपवास में कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये इंडिया के अंदर बिल्कुल नहीं पाया जाता है। 99% ये जो है ये पाकिस्तान से आता है, ठीक है, वहीं उसकी बड़ी बड़ी माइंस हैं, वहीं से आता है ये, ठीक है। आप जितना भी सेंधा नमक खाते हो इंडिया के अंदर उसका 99% पाकिस्तान से आता है, क्लियर। पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट सब सेम है, ठीक है भाई। अभी क्लियर हुआ कि नहीं, आगे बढ़े हम आगे की तरफ। बताओ बताओ जल्दी बताओ, तो फिर आगे चलते हैं। इनमें हम फोर्टिफिकेशन नहीं कराते भाई, पिंक सॉल्ट वगैरह में नहीं कराते हैं, ब्लैक सॉल्ट में नहीं कराते हैं, ठीक है। देखो, रिस्पॉन्स करते रहो आप लोग।
ठीक है, तो ये आपका ब्लैक सॉल्ट हो गया, इसमें नहीं कराते। अगर यहाँ पर रॉक सॉल्ट होता तो उसमें भी नहीं कराते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द आयरन कंटेंट रेंज इन डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में आयरन का अमाउंट कितना होना चाहिए? ठीक है, 400 से 600 ppm, 6 से 800, 800 से 1100 या 1200 से 1500 ppm। बताइए। बहुत ज़्यादा लैग है। सॉरी। हाँ भाई, लिखा हुआ पीडीएफ में आएगा विजय। ठीक है, बताइए 18 का क्या होगा, सभी लोग बताइए। जी बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 800 से 1100 ppm आपका डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में आयरन का कंटेंट होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पायनियर्ड द डेवलपमेंट ऑफ डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट। इंडिया के अंदर डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट पहली बार डेवलप किया गया, पता है आपको? इंडिया के अंदर। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एफ एस एस ए आई, आई सी एम आर, एन आई एन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? बताइए, सभी लोग आंसर करिए। चलो, देखो एफ एस एस ए आई आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसको डेवलप किया था एन आई एन ने। ठीक है, ये जितना भी न्यूट्रिएंट से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, जैसे आरडीए को बनाना, ठीक है, बीएमआर को निर्धारित करना, ठीक है, या फिर ये आपका फोर्टिफिकेशन वगैरह करना, इसके लिए जो रिसर्च होती है ना वो एनआईएन करती है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। आती है आईसीएमआर के अंदर ही, आईसीएमआर की एक सब बॉडी है। ठीक है, हैदराबाद में सिचुएटेड है। तो ये यहाँ पर डेवलप करने का काम करी थी डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट को। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो एनीमिया की कंडीशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना बच्चों और महिलाओं में, उसके लिए डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट मार्केट में आ रहे हैं। अभी उतना प्रचलित नहीं हुए हैं क्योंकि उसके ऊपर रिसर्चेज अभी भी ऑनगोइंग है। कुछ थैलेसीमिया वगैरह के पेशेंट हैं जिसकी वजह से उसको मार्केट में एज इट इज़ उतारा नहीं जा रहा है। ठीक है, बट ये एनीमिया के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा इंडिया में आगे चल के। जैसे ग्वाइटर को हमने पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया, वैसे ही एनीमिया भी हम लोग इरेडिकेट कर देंगे अगर डीएफएस खाना शुरू कर देंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर इज कंसीडर्ड द लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्रेन डैमेज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें कि ब्रेन डैमेज होता है? ठीक है, ऑप्शंस आर नाइट ब्लाइंडनेस, क्रिटिनिज्म, एनीमिया या स्कर्वी। बताइए भाई। एनआईएन बताया ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में सिचुएटेड है। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ोगे, आई थिंक आपके 10th यूनिट में एनआईएन भी है। टीएफटीआरआई है, निफ्टेम है, आईसीएआर है, आईसीएमआर भी है, एनआईएन भी होगा। ठीक है, चलो, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रिटिनिज्म। होता क्या है कि जब आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्रिटिनिज्म जैसी बीमारियां होती हैं। ठीक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई तो थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन की भी डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से क्रिटिनिज्म जैसी डिजीज देखने को मिलती है, जिसमें मेंटल डिसऑर्डर जैसी कंडीशन और बौनापन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन 40 है भाई, बताया था ना अभी शुरुआत में ही। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ईट राइट इंडिया मूवमेंट। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ईट राइट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एफएसएसएआई या फिर आईसीएमआर? ईट राइट इंडिया मूवमेंट, भाई इसको गलत मत करो, इसको गलत मत करो, यहाँ पर गलत मत करो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन है, हमने मिनिस्ट्री नहीं पूछा था। मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये एफएसएसएआई को गवर्न करती है। ठीक है, और एफएसएसएआई जो है उसकी तरफ से ईट राइट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। ठीक, ठीक है, ठीक है भाई, चलो हाँ, 10th of July 2018 बिल्कुल सही। व्हाट आर द 3 की थीम्स ऑफ ईट राइट इंडिया मूवमेंट? ठीक है, उसका बेसिकली थीम क्या था ईट राइट इंडिया मूवमेंट का? तीन ही थे।
ईट स्मार्ट, ईट ऑर्गेनिक, ईट फ्रेश, या फिर ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल, या फिर ईट लोकल, ईट ग्लोबल, ईट बैलेंस, या फिर ईट लेस मोर, ईट राइट। बताओ। ये इतने सारे लोग भाग क्यों गए अचानक से? सही भोजन बेहतर जीवन। बिल्कुल। टैग टैग लाइन थी ना, सही भोजन बेहतर जीवन। ठीक है। बिल्कुल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल। तीनों के बारे में अच्छे से समझाया भी था, तीनों का मतलब क्या होता है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव डज द ईट राइट इंडिया मूवमेंट अलाइन विद? ठीक है, कौन से इनिशिएटिव के साथ ये अलाइन करके लाया गया था इंडिया के अंदर? मेक इन इंडिया, पोषण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, या फिर आत्मनिर्भर भारत? फास्ट करा रहे हैं, फास्ट करा रहे हैं। अच्छा, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, सर थोड़ा फास्ट कराइए, करा रहे हैं। पेपर की डेट बढ़ गई है तो अब स्टूडेंट्स कम होंगे। देखो, ऐसे नॉन सीरियस हो जाओगे तो फिर दिक्कत होगी ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पेपर से एक महीने पहले पढ़ना शुरू करोगे और सारा कवर कर लोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। आपके सामने वो लोग कंपटीशन में हैं जो 5-6 साल से पढ़ रहे हैं, फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के हैं। ठीक है, तो उनसे आपको कॉम्पीट करना है तो पढ़ना पड़ेगा भाई। देखो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पोषण अभियान, इसी के साथ इसको लाया गया था, क्लियर। गुड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर फंक्शन ऑफ एफएसएसएआई अंडर द ईट राइट इंडिया मूवमेंट? इनमें से कौन सा कोर फंक्शन नहीं है? ठीक है। फूड सेफ्टी को मेंटेन करना, कैसे? साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड को बना करके। सेकंड ऑप्शन है, कंप्लायंस को इन्फोर्स करना, जितने भी आपके कंप्लायंसेस होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको जा करके धरातल पर लाना। ठीक है। कैसे? रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन करके। ठीक है। अगला है, रेगुलेटिंग फूड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज, या फिर इनहेंसिंग फूड टेस्टिंग कैपेसिटीज थ्रू पार्टनरशिप। ठीक है। कोर फंक्शन कौन सा नहीं है? प्लीज अनदर क्वेश्चन ना करें, क्यों मयंक? अच्छा, मतलब दूसरे लोगों को आप बोल रहे होगे, मैं समझ नहीं पाया। तो बताइए भाई। जी बिल्कुल। सारे लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोला है, तो रेगुलेटिंग फूड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज, ये इसका काम नहीं है। ठीक है, एफएसएसआई का काम नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पॉलिसी एंड रेगुलेटरी चैलेंज इन इंडियाज फूड सेफ्टी सिस्टम? ठीक है। कह रहा है कि मेजर पॉलिसी और रेगुलेटरी चैलेंज क्या है, चैलेंजेस क्या हैं इसके। ठीक है। ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, किससे रिलेटेड चैलेंज पूछा है? पॉलिसी और रेगुलेटरी चैलेंज पूछा है, ध्यान देना। ठीक है। पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना एग्रीकल्चर फील्ड में, या फिर स्ट्रिंजेंट इन्फोर्समेंट का ना हो पाना। ठीक है। या फिर एक्सेसिव प्रोडक्शन करना फोर्टिफाइड फूड का, या फिर हाई कंज्यूमर अवेयरनेस फूड सेफ्टी के प्रति। ठीक है। इनमें से पूछा चैलेंज क्या है। ठीक ठीक, मैं समझ गया था। बताइए भाई, सभी लोग आंसर करो। बिल्कुल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट इन्फोर्समेंट ऑफ फूड सेफ्टी रेगुलेशंस। ठीक है। कड़क तरह से इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रहा है जितने भी आपके रेगुलेशंस हैं उनका। ठीक है। इसकी कमी है अभी इंडिया के अंदर, क्लियर। तो ये पॉलिसी से रिलेटेड बहुत बड़ा चैलेंज है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द की चैलेंज रिलेटेड टू फूड लेबलिंग? अब फूड लेबलिंग से रिलेटेड इंडिया के अंदर कौन सा चैलेंज है, बताओ भाई। ठीक है। ऑप्शंस कह रहा है कि एक्सेसिव लेबलिंग रेगुलेशन हो गए हैं, या फिर क्लियर न्यूट्रिशनल लेबलिंग नहीं हो पा रही है पैकेज्ड फूड के ऊपर, या फिर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है लेबल्ड फूड का, बहुत ज़्यादा ही लेबल्ड फूड आइटम हो गए हैं, या फिर हाई कंज्यूमर ट्रस्ट हो गए हैं फूड लेवल के ऊपर। इनमें से चैलेंज क्या है, चुनौती क्या है? हाँ, जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर न्यूट्रिशनल लेबलिंग नहीं हो पा रही है पैकेज फूड के ऊपर। ठीक है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट डाले गए हैं ये क्लियरली नहीं मेंशन किया जाता है आज के भी डेट में। ठीक है। और इसके ऊपर रेगुलेशंस इतने सारे आए हैं फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके ऊपर एफएसएसएआई का मार्क नहीं है। ठीक है। न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर कौन कौन से हैं, उसके अंदर जितने भी आपके कॉशंस होने चाहिए वो सारी चीज़ें मेंशन नहीं करी गई रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, और इंडिया इसमें अभी पीछे है।
अगला है विच इकोनॉमिक फैक्टर इफेक्ट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड इन इंडिया। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? ठीक है। आर्थिक कारक। ठीक है। ऑप्शंस आर लो कंज्यूमर डिमांड फॉर फोर्टिफाइड फूड, फोर्टिफाइड फूड के लिए कंज्यूमर की उतनी डिमांड नहीं है। हाई कॉस्ट है सस्टेनेबल पैकेजिंग की, या फिर बैन है ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन के ऊपर, या फिर ओवर कंजम्पशन है हेल्दी फूड्स का। चुनौतियां क्या हैं इनमें से? बताइए भाई। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी दैट इज हाई कॉस्ट ऑफ सस्टेनेबल पैकेजिंग। ठीक है। सस्टेनेबल पैकेजिंग अगर आप करने जाओगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना। अब आप खुद सोचो कि किसी भी चीज़ को अ, अगर आप बैग्स को बना रहे हो, ठीक है, तो जो आप बोरियां देखते हो जिसके अंदर फूड आइटम्स आते हैं, अगर वो प्लास्टिक के हैं तो बड़े सस्ते होते हैं वो, इससे आपका फूड भी बड़ा सस्ता होता है। लेकिन अगर वही बैग्स वगैरह जो हैं अगर आप उनको जूट के करोगे, क्योंकि वो सस्टेनेबल पैकेजिंग है, जूट के बैग, ठीक है, कपड़े के बैग, तो वो बड़े महंगे पड़ जाते हैं ना। तो ये हमारे लिए कैसा चैलेंज है? ये हमारे लिए इकोनॉमिक फैक्टर वाला चैलेंज है। ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इन्वायरमेंटल चैलेंज अफेक्ट फूड प्रोडक्शन एंड सेफ्टी इन इंडिया। ठीक है। इन्वायरमेंटल चैलेंज क्या है इनमें से? ठीक। डिक्रीज इन फूड डिमांड, या फिर क्लाइमेट चेंज और क्रॉप यील्ड में इंपैक्ट होना, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होना, या फिर रिडक्शन इन पेस्टिसाइड यूज। बताओ। चैलेंज बताना है यहाँ पे। किससे रिलेटेड चैलेंज पूछ रहा है भाई आपसे? इन्वायरमेंटल चैलेंज पूछ रहा है। ठीक है। बिल्कुल सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लाइमेट चेंज इम्पार्टिंग क्रॉप यील्ड। कभी कभी क्या होता है कि इंडिया के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी प्रॉपर जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो नहीं हो पाता है। फिर चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और आम जनता तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती। फिर जैसे आपको पता होगा कि गर्मी के दिनों में लास्ट ईयर टमाटर के दाम जो थे वो 200 250 ऐसे रुपए में पहुंच गए थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब सब लोग टमाटर खा नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये एक ऐसा चैलेंज है जो कि इन्वायरमेंटल चैलेंज है। ठीक। अगला क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव इज एम्ड एट प्रोमोटिंग फूड सेफ्टी अवेयरनेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जहाँ पढ़ाई लिखाई होती है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर अगर हमें प्रमोट करना है फूड सेफ्टी अवेयरनेस को तो उसके लिए कौन सा इनिशिएटिव लाया गया? ईट राइट कैंपस, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, या फिर स्वच्छ भारत अभियान। बताइए। जी। गुड। ठीक है। ईट राइट कैंपस को लेकर के आया गया और इसमें जितने भी फूड आइटम्स को कंज्यूम किया जा रहा है कैंपस के अंदर, चाहे वो आपकी दुकानें हों या फिर जो आपका लंच बॉक्स होता है, उन सब के बारे में बताया गया कि आपको कैसी चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, जिससे आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो सकती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ ईट राइट इंडिया मूवमेंट। इसका आउटकम क्या है, इससे हमें मिला क्या? ठीक है। डिक्रीज लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस। फूड बिजनेस जो थे उनमें लाइसेंसिंग कम होने लगी, रजिस्ट्रेशन कम होने लगे। फूड सेफ्टी सर्विलांस भी कम हो गया। कंज्यूमर में अवेयरनेस बढ़ी हेल्दी फूड चॉइसेस के लिए। इन्फोर्समेंट ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो थे वो कम होने लगे। बताइए। बताइए भाई। भागो नहीं आप लोग, देखो बहुत सारे लोग भाग भी गए हैं। ठीक है, आए थे तो इतने सारे लोग थे। जी। तो थर्डी का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दैट इज ग्रेटर कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट हेल्दी फूड चॉइसेस। कंज्यूमर में अवेयरनेस बढ़ी ना। अब आप भी पढ़े होगे तो आप में भी अवेयरनेस बढ़ेगी ना। ठीक है। और जैसा कि मैंने क्लास के अंदर भी बताया था कि इंडिया के अंदर न्यूट्रिशनल इलिटरेसी है। ठीक है। हम पढ़ाई तो कर लिए, लिटरेट तो हो गए, आज इंडिया के अंदर 80% के आसपास लिटरेसी रेट होगा। ठीक है। सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल इलिटरेसी है। आप साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में बहुत बहुत अच्छे से जानते हो, न्यूट्रिशन के बारे में आप कुछ नहीं जानते हो। माई प्लेट फॉर द डे ही आपको नहीं पता होगा। अभी आपसे पूछ लिया जाए कितना एमएल आपको डेली मिल्क प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहिए, शायद ना बता पाओ। कितना ग्राम आपको वेजिटेबल खानी चाहिए दिन भर में, कितना आपको फ्रूट को खाना चाहिए, इसकी बड़ी कमी है। और इस चीज़ के लिए माई प्लेट फॉर द डे जैसी चीज़ों को भी आगे चल के ले आया गया। ठीक है। ईट राइट इंडिया जैसे चैलेंजेस को लाया गया। ठीक है। कैंपेन्स को लाया गया, सॉरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट अ मेजर ट्राइबल ग्रुप ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। ऑप्शंस आर गोंड, भील, खासी, या फिर बैगा। 400 ग्राम आप किसका बता रहे हो? फ्रूट्स वेजिटेबल्स का बता रहे हो या फिर मिल्क का बता रहे हो? विकास।
31। 31 का हाँ सी हो जाएगा। खासी जो है ये आपका मेघालय की ट्राइबल पॉपुलेशन है, बाकी यहाँ पर जो भी गोंड है, भील है, बैगा है, ये सारी एमपी की ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है। नहीं, मिल्क का 450 नहीं है विजय, 300 ml है। एक वीडियो पड़ा हुआ है माई प्लेट फॉर द डे का, आपके एप्लीकेशन पर भी होगा, यूट्यूब पर भी होगा, मैंने ही कवर कराया है, एक बार आप उसको जा करके, ये मैं जनरली बोल रहा हूँ, आप खुद भी देखो और जो आपके घर वाले हैं ना उनको भी दिखा दो, एटलीस्ट पता तो रहे ना कि कौन सी चीज़ कितना खाना है दिन भर में। ठीक है। ये न्यूट्रिशनल इलिटरेसी खत्म हो जाएगी तो इंडिया से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। एक और डेटा है न्यू डाइटरी गाइडलाइन में, आपको पता होगा कि इंडिया में 57% जो टोटल डिजीज हो रही है ना, वो फूड की वजह से हो रही है। ठीक है। अगर आपके सामने 10 आदमी बीमार हैं तो उसमें से 6 सिर्फ इस वजह से बीमार हैं क्योंकि उन्होंने गलत फूड आइटम का कंजम्पशन किया है लॉन्ग रन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल क्यूजीन इन मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर ट्राइबल क्यूजीन्स जो होती हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताना है। हैवी यूज होता है आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का, या फिर मिनिमल प्रोसेसिंग होती है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर डिपेंडेंट हैं इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। बताओ, ट्राइबल पॉपुलेशन को बताना है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। वहाँ पर प्रोसेसिंग कम से कम करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो फूड आइटम होते हैं वो ज़्यादा हेल्दियर होते हैं एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोडो और कुटकी, ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन कंज्यूम करती है ये क्या है अपने आप में? लेग्यूम है, मतलब दाल है, या फिर मिलेट है, या फिर ऑयल सीड है, या फिर फ्रूट है? कोडो और कुटकी, बताइए भाई। कोदो भी कहते हैं आई थिंक, कोदो कहते हैं, सॉरी कोडो नहीं कहते, कोदो ही कहते हैं, सही लिखा है। वेरी गुड। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। मिलेट्स कहते हैं, मोटे अनाज कहते हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें मिलेट्स के एग्जाम्पल हैं, आप मिलेट्स के थोड़ा एग्जाम्पल बताओ मुझे। मिलेट्स, देखो मिलेट से ना क्वेश्चन आ रहा है, क्यों आ रहा है? इंडिया ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट को मनाया था, सेलिब्रेट किया था 2018 में। ठीक है। आगे चल के 2021 में पूरे विश्व ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को मनाया। ठीक है, सेलिब्रेट किया। ठीक है। ठीक है। अ, इस वजह से इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अच्छा, इसे श्री अन्न बोलते हैं। ठीक है। बताइए मिलेट्स के सारे एग्जाम्पल बताइए जितने भी आपको याद आ रहे हैं। बताइए मिलेट्स के एग्जाम्पल बताइए यहीं पर। बैनयार्ड, फॉक्सटेल, मारुआ, ज्वार, रागी, बाजरा। 23, सॉरी 23 था, सही कह रहे हो आप। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ठीक है। 23 था, कंफर्म कर लेना, एक बार देख लेना। हाँ, ठीक है। पर्ल मिलेट, फॉक्सटेल, रागी, बाजरा, वेरी गुड। बाजरा, रागी, sorghum, ठीक है। रागी, कोडो, कुटकी, बाजरा, ज्वार, रागी, ठीक है। sorghum, ज्वार, बाजरा, फिंगर मिलेट, बार्ले, पर्ल मिलेट, कोडो, ठीक है। वेरी गुड। पर्ल मिलेट, सामा, वेरी गुड, ज्वार, सामा, ज्वार, रागी। तो ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर ज्वार, रागी, बाजरा, यही सब चीजें बताई हैं। ठीक है। कुटकी, ठीक है। फॉक्सटेल मिलेट बिल्कुल सही है, 23 था। ठीक है। चलो, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया है। कुछ और भी चीज़ें हैं हम लोगों को पता नहीं रहता है कि हम वो मिलेट हैं। ठीक है। अब जैसे आप राम दाना खाए हो कभी? अभी ठंडियों में ना उसके लड्डू बनते हैं इधर यूपी साइड में, बड़े हल्के से होते हैं वो, बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, राम दाना कहते हैं उनको, इंग्लिश में अमरंथ कहते हैं। ठीक है। तो वो भी मिलेट हैं। ठीक है। बैनयार्ड तो आप में से किसी ने बताया ही होगा। ठीक है। बैनयार्ड वगैरह उसकी भी खिचड़ियाँ बनती हैं। ठीक है। तो जो अमरंथ वगैरह है ना वो भी मिलेट है, हम लोग उसको बहुत कम कंज्यूम करते हैं। फॉक्सटेल, प्रोसो मिलेट, बहुत सही, बिल्कुल सही है। ठीक है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने बताई यहाँ पर, अगर आप इनका कंजम्पशन करना शुरू कर दोगे ना डेली बेसिस पर, थोड़ा थोड़ा ही, तो बीमारियाँ एकदम से खत्म हो जाएंगी इंडिया के अंदर से, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। राजगीर, हाँ आई थिंक राजगीर ही बोलते हैं, सही कह रहे हो आप, बिहार में फेमस है। अच्छा, राजगीरी बोलते हैं, रामदाना भी बोलते हैं, उसको इंग्लिश में अमरंथ बोलते हैं, और अमरंथ को लोग एमरंथ बोलते हैं, वो एमरंथ होता नहीं है, वो अमरंथ ही है। वो जो हिंदी का शब्द है ना अमर, मतलब इसको खाओगे तो अमर हो रहोगे, उससे आया है अमरंथ। ठीक है। उसको लोग एमरंथ वैमरंथ बोलने लगते हैं। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल ट्राइबल फूड इज मेड फ्रॉम चिरौंजी सीड। चिरौंजी सीड से कौन सा ट्रेडिशनल ट्राइबल फूड बनता है? ठीक है।
ऑप्शन आर चिरौंजी बर्फी, चिरौंजी खिचड़ी, चिरौंजी करी या फिर चिरौंजी ऑयल। राजगीरे के लड्डू हैं क्या? हाँ वही है, हल्के से होते हैं एकदम से और छोटे छोटे से दाने होते हैं, उनको रामदाना कहते हैं इधर यूपी साइड। ठीक है, वो कंफर्म कर लिया हम लोगों ने। 2018 नेशनल ईयर ऑफ मिलेट था, 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था। ठीक है, ये सब याद रखना पूछा हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चिरौंजी की बर्फी हो जाएगा। ठीक है, चिरौंजी की बर्फी जो होती है ट्राइबल पॉपुलेशन वहां पर इसको कंज्यूम करती है। इसको आप लोगों ने खीर के अंदर बहुत ज्यादा कंज्यूम किया होगा, लेकिन ये उसको उससे बर्फी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, महुआ फ्लावर्स आर कॉमनली यूज्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज इन मध्य प्रदेश टू मेक। क्या बनाने के लिए महुआ के फूलों का इस्तेमाल होता है? ठीक है, स्पाइसी करीज बनाने के लिए, अल्कोहलिक बीवरेज और मिठाइयाँ बनाने के लिए, पिकल्स और सूप बनाने के लिए, या पास्ता और नूडल बनाने के लिए? बताइए। चिरौंजी बर्फी के लिए सागर डिस्ट्रिक्ट फेमस है। ओके, अमरंथ को राजगीर बोलते हैं एमपी में। ठीक है, हमारे यहाँ रामदाना बोलते हैं यूपी में। ठीक है, हाँ राजगीर पता था बोलते हैं, एमपी के अंदर राजगीर ही बोलते होंगे। मादक पेय, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, मादक पेय बनता है इससे। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अल्कोहलिक बीवरेज एज वेल एज स्वीट। महुआ के लड्डू भी बनते हैं, आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उसको कंज्यूम करती है। ठीक, बिल्कुल सही है। एमपी में रामदाना बोलते हैं। अच्छा, बेसिकली जो राजगीर आप बोल रहे हो ना, राजगीर बिहार का ही शब्द है। बिहार में एक जगह है राजगीर, तो उसकी वजह से एमपी से लगे हुए बिहार के जो एरियाज होंगे वहां पर राजगीर बोलते होंगे। यूपी से लगे हुए जो रीवा वगैरह है वहां पर इसको रामदाना बोलते होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चपड़ा चटनी अ यूनिक ट्राइबल डिश इज मेड फ्रॉम। ठीक है, फर्मेंटेड राइस, बैम्बू शूट, रेड वीवर आंट या फिर वाइल्ड मशरूम? बताइए। मराठी में राजगीर याचे चे लड्डू तात। अच्छा, ठीक है। महुआ लिकर फेमस इन सहारिया ट्राइब, बिल्कुल सही है। महुआ लिकर, लहाता महुआ के लड्डू। ओके, देखिए आप लोगों से कितनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ पर। लोकल पॉपुलेशन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक ठीक। रेड एंट, हाँ देखो ये रेड वीवर एंट से बनता है भाई चपड़ा की चटनी। ठीक है, याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन डिट्टो पूछ लिया जाए क्योंकि बहुत ही यूनिक है ना, नॉर्मल पॉपुलेशन कंज्यूम ही नहीं करती है। ठीक है, मेडिसिनल यूजेस बहुत ज़्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, हाँ महुआ रब भी बनता है। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बुनकर चींटियां, रेड वीवर आंट। ठीक है, जीआई टैग 2024 में किसको, आमिर, किसको इसको मिला है? किसको मिला है जीआई टैग 2024 में? बताइए किसको मिला है? अगर ये डेटा है तो आप याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि जीआई टैग में आपको जो दो डिशेस थी उधर बता दिया गया। ठीक है, एक आपका कड़कनाथ था और एक आपका जो आग रतलामी सेव थे उसके बारे में बता दिया गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज नोन फॉर इट्स कूलिंग एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इन ट्राइबल डाइट? ठीक है, ट्राइबल डाइट्स के अंदर यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सी ऐसी डाइट है जो कि कूलिंग प्रॉपर्टीज को शो करती है, ठंडक प्रदान करती है। गोंड कटीरा ड्रिंक या फिर रोस्टेड वाइल्ड बोर या फिर हांडिया राइस बियर या फिर महुआ लिकर? ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा? चपड़ा चटनी को जीआई टैग मिला है। अच्छा, उड़ीसा में मिला है ना, वही है, उड़ीसा में मिला होगा, एमपी के अंदर नहीं मिला होगा। ठीक है, जीआई टैग से रिलेटेड जो पूरी लिस्टिंग है वो बन रही है। एटलीस्ट जितने फूड आइटम वाले जीआई टैग हैं उनको तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे ही। ठीक है, एमपी के अंदर ज्यादा जीआई टैग आपको याद नहीं करने। देखो क्रॉप में आपको जीआई टैग जो याद करना है ना, वो एक सुंदेर करके होता है, एक आम होता है रीवा का, उसको जीआई टैग मिला है। आपके यहाँ का बासमती राइस जो है एमपी का, उसको भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा जो शरबती गेहूं होता है
जिससे आशीर्वाद आटा बेसिकली जो फेमस है, शरबती गेहूं की वजह से फेमस है वो आटा उससे बनाता है। ठीक है, शरबती गेहूं को मिला है। और जो आपका सुंदर करके वो आम होता है रीवा का, उसको मिला है। बाकी दो हमने बता दिए, कड़कनाथ और इसको। ठीक है, तो ये सारे याद रखना। सुंदरजा आम, हाँ बिल्कुल सही है, सुंदरजा आम जो होता है उसको मिला है। रीवा का सुंदरजा आम, रीवा बेसिकली वहाँ का फेमस है। हाँ हाँ हाँ, रीवा लगा हुआ है, ये यूपी से लगा हुआ है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर फेमस है। ठीक है, चलो। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने क्या क्या बताया था? 37। बताइए भाई, आप इसका करेक्ट आंसर क्या बताए हैं? ए बताया ज़्यादातर लोगों ने, आई थिंक। हाँ, ए बताया, कुछ लोगों ने डी बताया है। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। गोंद कटीरा ड्रिंक जो होता है, इट इज जो आपका किसके लिए होता है, ठंडक पहुंचाने का काम करती है अगर आप इसे कंज्यूम करते हो तो। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कुकिंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय द बैगा एंड भील ट्राइब फॉर प्रिपेयरिंग मीट एंड फिश? मीट और फिश बनाने के लिए कौन सा कुकिंग मेथड को यूज करते हैं बैगा और भील ट्राइब? ठीक है, डीप फ्राइंग ऑयल, रोस्टिंग ओपन फ्लेम में, या स्टीमिंग मेटल के वेसल में, या बेकिंग अवन में? ठीक है, बताइए। बालाघाट से चिन्नूर राइस, अच्छा ओके। जितने भी आपके क्रॉप वाले हैं ना, वो एग्रीकल्चर वाले सर कवर करेंगे। अभी तो मैं बस ऐसे ही बता दिया आपको। बाकी क्रॉप के जितने भी जीआई टैग हैं वो कवर करेंगे विद ईयर, कौन से ईयर में मिला है उसको भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, शरबती वीट जो है वो सेहोर का है। अच्छा, सुंदर जा वैरायटी, ओके। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। रोस्टिंग करते हैं ओपन फ्लेम के ऊपर, बेसिकली आग के ऊपर रख के भूनना इसको कहते हैं। रोस्टिंग में हम ड्राई हीट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राई हीट का इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों को पकाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल फर्मेंटेड ड्रिंक ऑफ गोंड एंड बैगा ट्राइब? इन दोनों ट्राइब की ट्रेडिशनल फर्मेंटेड ड्रिंक कौन सी है? सल्फी, हंडिया, महुआ जूस, या फिर जामुन वाइन? बताइए भाई। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हंडिया। ठीक है, हंडिया जो होता है वो ट्रेडिशनल फर्मेंटेड ड्रिंक है, जो कि कंज्यूम करती है गोंड और बैगा ट्राइब। ठीक है, हंडिया। जी एग्जैक्टली करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाई आर ट्राइबल फूड कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न न्यूट्रिशन? ठीक है, ट्राइबल फूड को इतनी इंपॉर्टेंस हम क्यों देते हैं मॉडर्न न्यूट्रिशन में? ऑप्शन आर, ये रिच होते हैं सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव में, या फिर ये हैविली प्रोसेस्ड होते हैं, या फिर सस्टेनेबल होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, मेडिसिनल बेनिफिट भी होता है, या फिर एक्सक्लूसिवली हाई होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सभी लोगों को करना चाहिए। और सबने सही आंसर भी दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ये सस्टेनेबल होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, और मेडिसिनल वैल्यूज भी बहुत होती हैं। ठीक है, हम जैसे जैसे डेवलप करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम फूड को प्रोसेस करते जा रहे हैं, लेकिन फूड की प्रोसेसिंग में इतनी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज बड़ी कम हो रही हैं। ठीक है, तो प्रोसेस्ड फूड बहुत अच्छे होते हैं, लंबे समय तक आप स्टोर भी कर लोगे, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन न्यूट्रिशनल क्वालिटीज घटती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से हम इनकी इंपॉर्टेंस को पढ़ना शुरू किए हैं। ये ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे इनका न्यूट्रिएंट रिच फूड इनका वहां से देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। सर आप कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं बेसिकली। ठीक है, न्यू एग्जाम डेट 14 दिसंबर 2025। ठीक है, चलो एग्जाम डेट भी आ गई आपकी। जी, यूपी से। सर वो कूलिंग ड्रिंक वाला क्वेश्चन एक बार दिखाइए, कंफ्यूजन है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज नोन फॉर इट्स कूलिंग एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज? कूलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है, कौन सी है? तो गोंद कटीरा ड्रिंक जो होती है, गोंद से बनती है ना, गोंद गोंद जानते हो ना, पेड़ के ऊपर जो गोंद निकलता है उससे इसको बनाया जाता है। अह, वो दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मेड बाय स्व एजुकेशन जस्ट फॉर रिवीजन। नहीं देखो श्वेता, प्रीवियस ईयर का ना कोई एग्जाम का पेपर ही नहीं है, किसी के पास नहीं है। अगर कोई आपको दिखा रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, आयोग की वेबसाइट पे भी नहीं है और कहीं पर नहीं है। क्लियर? तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो है नहीं, हम आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर बना करके आपके सामने पेश करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस दूसरे एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनको भी आपके सामने रिपीट किया जाता है। ठीक है,
पीडीएफ मिल जाएगी क्या मार्क वाली? बिल्कुल, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ये क्लास दिसंबर तक चलेगी। जी हाँ विकास, ये क्लास दिसंबर तक चलेगी। अच्छा, सुंदरजा खिलाएंगे आप? ठीक है, सुंदरजा खाएंगे हम लोग। अ, बाकी और कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो आप लोग बताइए। ठीक है, ये आपका एंड हो गया यहाँ पर डाउट सेशन। कोई भी अगर आपके मन में डाउट है, कुछ भी और पूछना है आपको, देखो एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कंफर्ट जोन में चले जाएं। ठीक है, हालांकि इतना दूर नहीं ले जाना चाहिए था एग्जाम डेट को। जिस दिन आप नोटिफिकेशन ला रहे हो उसके एक साल बाद आप एग्जाम करा रहे हो। 31 दिसंबर को ये लोग नोटिफिकेशन लेकर के आते हैं, 14 दिसंबर को ये लोग एग्जाम करा रहे हैं। तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। इनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ में एग्जाम करा लेने चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको समय मिल गया है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जितने भी लाइव क्लासेस होती हैं उनको आकर के अटेंड करिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट एक बार एक्सप्लेन कर देंगे वीरेन जी। एंटीऑक्सीडेंट जो है आपका एक्सप्लेन किया जाएगा जब हम पढ़ेंगे आपके एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। विटामिन्स में पढ़ेंगे हम। ठीक है, कहीं ना कहीं तो पढ़ेंगे एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, या फिर हम जब फूड एडिटिव्स को पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। बेसिकली करते क्या है ये, कोई भी फ्री रेडिकल आपके बॉडी के अंदर आया, आप पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की एक गैस होती है, वो आपके बॉडी के अंदर आ रही है। जब भी आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, सिगरेट स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है उसके आसपास में आप हो, तो उससे भी बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जो फ्री रेडिकल के फॉर्म में आपके बॉडी में जाती हैं। वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं आपके बॉडी में जहां जहां भी फैट डिपॉजिट्स हैं, जो भी आपकी सेल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन्स हैं, उनको ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, इस वजह से अगर हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे विटामिन ई है, विटामिन सी है, तो वो जाकर के फ्री रेडिकल के साथ बाइंड कर लेता है और उसको स्टेबलाइज कर देता है। फ्री रेडिकल क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर जिसको हम लोग बोलते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, उसको स्टेबलाइज कर लेगा। कौन डोनेट करेगा? एंटीऑक्सीडेंट डोनेट करेगा। ठीक है, क्लियर? इट्स हेक्टिक प्रोसेस सर। हेक्टिक क्या है? प्रिंट में ज़्यादा पेज लगता है, पेज में ओनली वन निकलता है। अच्छा, डिमोटिवेट हो गए हैं एग्जाम डेट सुनकर? नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है, आपके पास तो टाइम मिल गया ना, आप और अच्छे से प्रिपरेशन करो। हाँ, अभी तक ऐसा लग रहा था कि कट ऑफ कम जा सकती है, बट अगर इन्होंने टाइम दे दिया तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी, कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा। अब पेपर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अभी यूपी वालों ने ऐसा पेपर बना दिया कि मतलब बहुत ही खतरनाक पेपर बना के रख दिया उन्होंने। अभी यूपी में जो जूनियर फूड एनालिस्ट का एग्जाम हुआ था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही हार्ड टाइप का पेपर उन्होंने बना के रख दिया। ठीक है, तो अगर ऐसे एमपी भी बना देगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, 15 दिन पर एक टेस्ट लिया जाए, लाइव अच्छा रहेगा। अच्छा, तो लाइव में हम लोग यही तो कर रहे हैं ना, जैसे अभी क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं आप बता रहे हो, वैसे ही हम लोग लाइव में आते रहते हैं, वीकली आते रहते हैं आपके सामने। एग्जाम का प्रोसेस जो होगा सुजीत, वो रहेगा आपका ऑफलाइन मोड आई थिंक। ठीक है, और 50 क्वेश्चंस आपके जीएस पोर्शन से रहेंगे पार्ट ए, 100 क्वेश्चंस आपके पार्ट बी से रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। ठीक है, आपका सिलेबस हम जल्द से जल्द कराएंगे। अभी तक हम थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल की वजह से बहुत तेजी से जा रहे थे, थोड़ा सा हमको भी रिलैक्स हुआ है, बट हम ये नहीं है कि आपको अप्रैल बोले थे तो हम अब ले जाएंगे उसको, हम सितंबर अक्टूबर में ले जाके कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं है। हम जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपको सिलेबस कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, भागेंगे नहीं, और अच्छे से अच्छा कंटेंट ग्रैस्प करेंगे। ठीक है, मौका अच्छा मिला है तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे। यूपी में कितनी ईयर बाद हुआ था? आई थिंक 10 to 15 ईयर बाद हुआ होगा। पहली बार तो इस पोस्ट की हमको लग रहा है कि नोटिफिकेशन भी आई थी जूनियर फूड एनालिस्ट की, इससे पहले पता नहीं कब आई होगी। ठीक है सर, ये अच्छा हुआ सिलेबस रिलीज कर दिए। हाँ, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर एंड करें सेशन को। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं लो फील कर रहा हूँ, मेरी तबीयत नहीं सही है, तो आई थिंक अब सेशन को एंड करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इट वॉज वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच।